कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द टर्बो रिवीजन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर नवंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। विदाउट फर्दर अडू आपको मैं रिवीजन में ले चलता हूँ। सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं कि भाई किन किन लोगों को कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। तो देखो, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, इंक्लूडिंग एलएलपी कंपल्सरी रिटर्न फाइल करेंगे। कोई भी दूसरा एसएससी अगर उसकी जीटीआई, किसकी बात कर रहे हैं अपन, जीटीआई की बात कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, बिफोर क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54। तो 54 में अपन ने कैपिटल में बहुत सारी सेक्शंस पढ़े थे जहां पर आप क्या कर सकते हो, एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो ऑफ कैपिटल गेन्स। तो अगर आपकी जीटीआई बिफोर क्लेमिंग एग्जामेशन अगर किससे ज्यादा है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट बोले तो 2.5 लाख या 3 लाख, तो बेसिक एग्जामेशन लिमिट को अपन शॉर्ट में बोलेंगे बीईएल, बेल। तो अगर जीटीआई बिफोर क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54 बेल से ज्यादा है तो अपन को जो है कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने क्या करा है, 1 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा कराया है इन द करंट अकाउंट ऑफ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो आपको जो है कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कराया है 1 लाख से ज्यादा तो आपको जो है कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सरकार कहती है कि भाई 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करे मतलब आप अमीर इंसान हो, अमीर इंसान हो मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो रिटर्न आपको जो है कंपल्सरी फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस का सील टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, या फिर आपकी प्रोफेशन की रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है, अच्छा आपका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस एटलीस्ट 25 साल है, पूरे साल में आपका जो है एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस मिला के कितना कटा है, एटलीस्ट 25 साल कटा है, आपको जो है कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में ये 25 साल की लिमिट कितनी होगी, 50 साल हो गई। अगर आपने जो है अपने सेविंग अकाउंट में आपने क्या करा है, सेविंग अकाउंट्स में एटलीस्ट 50,000 रुपये जमा कराए हैं तो आपको जो है कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आपने जो है बैंक में क्या कर रखा है, बेसिकली सेविंग अकाउंट खुला रखा है, और किसी बैंक में अगर आपने सेविंग अकाउंट खुला रखा है और उसमें आपने क्या करा है, बेसिकली एटलीस्ट 50 लाख जमा कराया है तो आपको जो है कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप क्या कर रहे हो, बाहर टूर पे जा रहे हो, ठीक है, थाईलैंड घूमने जा रहे हो आप, ठीक है, तो अगर आप थाईलैंड घूमने जा रहे हो और आपने जो है 2 लाख का खर्चा फॉरेन एक्सपेंडिचर पे करा है, तो सरकार कहती है अमीर इंसान हो यार, आप अमीर इंसान हो तो आरआई तो फाइल करो, आरओआई फाइल करोगे और टैक्स पे करोगे। तो अगर देखो क्या दे रखा है, आपने 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर करा है खुद के लिए या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है, तो आपको जो है कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अपना ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट होता है बिफोर क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर 11 एंड 12, अगर बीसी एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको जो है कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो और आपकी इनकम बिफोर एग्जामेशन अंडर 13 ए बेल से ज्यादा है, आपको कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 10, ठीक है, तो सेक्शन 10 में बहुत सारे अपन वो पढ़ते हैं एग्जामेशन, अगर उसमें कोई इंस्टीट्यूशन आ रही है, ट्रेड यूनियंस आ रहे हैं, तो अगर आपकी वही इनकम बेल से ज्यादा है, बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। तो देखो क्या दे रखा है, अगर टोटल इनकम बिफोर एग्जामेशन एक्सीड्स बेल, आपको जो है कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जो है मैंडेटरी है, उनको तो बिल्कुल आपको जो है अगर उनकी 1 रुपए की भी इनकम हो रही है तो आरओआई जो है मैंडेटरी फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह से बिजनेस ट्रस्ट हो गया और इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, इसको जो है मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी है। तो ये ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ये सब अपन आगे वाले सेक्शंस में जाके रिवाइज करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 10 है, सॉरी सेक्शन नंबर 10 है, ये अपन जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे, इनकम विच नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वहां पर जाके समझेंगे। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड का कंसेप्ट अगेन, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड का कंसेप्ट अगेन जब अपन बीटी और आईएफ का रिवीजन करेंगे तब समझ लेंगे। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेक्शन 35 में अपन ने पढ़ रखा है, पीजीपी में अपन ने पढ़ रखा होगा ना कि भाई सेक्शन 35 में आप क्या करते हो, बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या करते हो, पैसा सामने वाले बंदे को देते हो, तो उसकी इनकम भी बेसिकली सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन उनको हमने क्या कहा कि भाई आपको जो है मैंडेटरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। नाउ एक और चीज देखना, आप क्या हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आप क्या हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, और आप क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। बोले तो मेरा जो है दुबई में एक मकान है, मेरा दुबई में एक एसेट है, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, आरओआर हूँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और मेरा दुबई में क्या है, एक एसेट है। तो सरकार कहती है कि अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्री में आपका एक एसेट है, आपको जो है आरओआई कंपल्सरी फाइल करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इंडिया के लोगों के पास इंडिया में ही एसेट नहीं होता, आपके पास तो बाहर एसेट है, मतलब आप अमीर इंसान हो सकते हो, आप आरओआई फाइल करो, हमें बताओ कि आप कितना इनकम कमाते हो और उस पर टैक्स पे करो। तो सरकार कहती है कि अगर आप क्या हो, आर ओ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हो और कौन हो, रेसिडेंट हो, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल हो और कौन हो, रेसिडेंट हो, और आप बेनिफिशियल ओनर हो ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और एज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आरओआई कंपल्सरी फाइल करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि भाई बेनिफिशियल ओनर का क्या मतलब है, तो देखो बेनिफिशियल ओनर का मतलब देखते हैं, क्या दे रखा है, इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट, मतलब बेसिकली मैंने दुबई में एक एसेट खरीद लिया, तो एसेट खरीदा, पैसा मैंने दिया, तो बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ, मैं हुआ। तो इंडिविजुअल जिसने पैसा प्रोवाइड करा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट फॉर द इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, मतलब पैसा किसने दिया है, मैंने दिया है। अच्छा, एसेट किसके नाम पे खरीदा, मैंने अपने नाम पे खरीदा, तो मैंने किसके लिए खरीदा, हिमसेल्फ के लिए। अच्छा, पैसा मैंने दिया लेकिन अपनी बीवी के नाम पे खरीद लिया,
तो मैंने किसी और पर्सन के लिए खरीद लिया, तो बेनिफिशियल ओनर कौन रहेगा? रोहन रहेगा। बेनिफिशियल ओनर का मतलब ये है भाई जिस बंदे ने पैसा दिया है। अच्छा, बेनिफिशियरी का मतलब क्या हुआ? बेनिफिशियरी का मतलब हुआ अपन ऊपर एक समझा ना कि भाई मैं रोहन हूँ, मैंने दुबई में एक एसेट खरीदा और किसके नाम पे खरीदा? वाइफ के नाम पे खरीदा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई जो रोहन है, क्या है, रोहन ने पैसा प्रोवाइड करा है एसेट खरीदने के लिए, तो रोहन तो क्या हुआ? बेनिफिशियल ओनर हुआ। अच्छा, लेकिन ये एसेट किसके नाम पे खरीदा गया है? वाइफ के नाम पे खरीदा गया है, तो वाइफ क्या हुई? बेनिफिशियरी हुई। मतलब इसका बेनिफिट कौन उठाएगी? वाइफ उठाएगी। तो देखो बेनिफिशियरी का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल हु डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, मतलब रोहन की वाइफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कंसिडरेशन फॉर सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन किसने प्रोवाइड करा है? रोहन ने प्रोवाइड करा है, अदर देन सच बेनिफिशियरी। मतलब कंसिडरेशन किसने प्रोवाइड करा है? बेनिफिशियरी के अलावा किसी और पर्सन ने प्रोवाइड करा है। तो अपने एग्जांपल में क्या था? रोहन ने प्रोवाइड करा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो या फिर अगर आप बेनिफिशियरी हो तो आपको जो है कंपल्सरी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, अपन ने एग्जांपल में क्या देखा था? अपन ने एग्जांपल में ये देखा था कि भाई जो रोहन है, रोहन ने एक एसेट खरीदा, ठीक है, और किसके नाम पे खरीदा? वाइफ के नाम पे खरीदा। अच्छा, रोहन ने बेसिकली अपनी आरओआई फाइल कर दी, ठीक है। अच्छा, सरकार ने जो ये एसेट खरीदा गया था, सरकार ने क्या करा? जो एसेट खरीदा गया था ये आपकी इनकम में इंक्लूड कर लिया। मुझे एक चीज बताओ कि जब ये एसेट की वैल्यू बेनिफिशियल ओनर के हाथ में इंक्लूड कर दी गई है तो क्या बेनिफिशियरी के हाथ में वापस इंक्लूड करी जाए? सरकार ने कहा नहीं, एक ही बार इंक्लूड करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, अगर बेनिफिशियल ओनर ऑलरेडी इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम सच एसेट इन इज आरओआई, ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर ने क्या करा है? अपने आरओआई में उस इनकम को इंक्लूड करके टैक्स पे कर दिया है, तो बेनिफिशियरी को वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने कहा कि भाई आप बेनिफिशियल ओनर हो या फिर बेनिफिशियरी हो, दोनों को आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। अपने एग्जाम्पल में रोहन ने एसेट खरीदा वाइफ के नाम पे, तो वाइफ को और रोहन को दोनों को आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। तो क्या दोनों को टैक्स पे करने की जरूरत है? सरकार ने कहा नहीं, दोनों में से अगर एसेट की वैल्यू किसके हाथ में इंक्लूड हो चुकी है? बेनिफिशियल ओनर के हाथ में इंक्लूड हो चुकी है, तो वापस बेनिफिशियरी अपनी आरओआई में उस इनकम पे टैक्स पे नहीं करेगा। लॉजिकल। अब देखो ड्यू डेट क्या है आरओआई की, तो आपको पता होगा कि अगर आप इंडिविजुअल हो, आप अपनी खुद की आईटीआर फाइल करते होंगे, तो आपकी ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर समझता है ना आपको? तो बेसिक कंसेप्ट जाके देख लेना, बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन जाके देख लेना। अच्छा, आप कंपनी हो या फिर कोई भी पर्सन हो अदर देन कंपनी हो, जिसको क्या करना है? ऑडिट करानी है, जिसको ऑडिट करानी है इनकम टैक्स एक्ट में या फिर किसी भी दूसरे एक्ट में, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कौन सी होती है? 44 में टैक्स ऑडिट होती है, ठीक है। तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी? 31 अक्टूबर। अब देखना, पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड, तो किसी फर्म की अकाउंट्स क्या हो रही है? ऑडिट हो रही है, उसको कोई पार्टनर है, उसकी भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर आपको जो है ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है, अगर आपको जो है ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है एंड पार्टनर ऑफ सच फर्म, अगर फर्म को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करनी थी तो उसका कोई पार्टनर है, उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? उसकी ड्यू डेट हो जाएगी 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो मैंने रिवीजन वीडियो डाल रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। 2 घंटे में मैंने बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है आपको। तो ड्यू डेट अपने को समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं लॉस रिटर्न। अपन ने क्या पढ़ रखा है कि भाई जो वेरियस हेड्स होते हैं, पीजीपी हेड हो गया, कैपिटल गेन्स का हेड हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का हेड हो गया, उसमें क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। अच्छा, अपन ने एक और चीज समझ रखी कि भाई अपन लॉस को क्या कर सकते हैं? वेरियस असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन लॉ अपने को जो है एक रेस्ट्रिक्शन देता है कि भाई अगर आपको जो है क्या करना है? लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको जिस साल लॉस हुआ था उस साल की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अप टू द ड्यू डेट, ठीक है, टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेज। अगर आपको लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? आरओआई को ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा। कौन कौन से लॉसेज की बात कर रहा है? देखो, कैपिटल हेड में लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ, स्पेकुलेशन लॉस हुआ, या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हुआ। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस बोले तो 35 एडी के बिजनेस का लॉस। अच्छा, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, मतलब इन सारे लॉसेस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो जिस साल लॉस हुआ है उसकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है आपको जो है अप टू ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन चीज ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो भले ही आपने जो है आरओआई ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, ध्यान रखना कि भाई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है भले ही आपने जो है रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं अपन। देखो, आप आरओआई फाइल करना भूल गए, ठीक है, आपको लॉस हुआ था, आप आरओआई फाइल करना भूल गए। अच्छा, आपके पास जेन्युइन रीजन है, आपने आरओआई फाइल नहीं करी, आपने आरओआई फाइल नहीं करी, क्यों नहीं करी? कोई जेन्युइन रीजन थे, और आपकी जो आरओआई है उसमें क्या हो रहा था? बेसिकली आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। तो बेसिकली आपको लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपका जो रीजन है वो जेन्युइन है तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इन लोगों को, ठीक है। अच्छा देखो क्या दे रखा है, अगर आपका लॉस अप टू 50 लाख तक है तो आप एप्लीकेशन दोगे किसको? प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को कि हे प्रभु मेरे पास जेन्युइन रीजन थे, मैं आरओआई फाइल नहीं कर पाया, कृपया मुझे आरओआई फाइल करने दे। इसी तरह से अगर आपका लॉस 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़, तो अप टू 2 करोड़ तक है, तो आप क्या करोगे? बेसिकली इसकी थोड़ी अपर वाली अथॉरिटी पे जाओगे, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। ये क्या हो गया? बेसिकली चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गया। अच्छा, आपका लॉस 2 करोड़ से भी ज्यादा है, अप टू 3 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 3 करोड़ है, तो आप किसके पास जाओगे? इससे सुप्रीम अथॉरिटी के पास। तो ये क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपका लॉस 3 करोड़ से ज्यादा है तो किसके पास चले जाओगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास आप चले जाओगे।
और क्या बोलोगे कि हे प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं जो है जेन्युइन रीजन की वजह से अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया था, कृपया मुझे रिटर्न फाइल करने दें एंड मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड करें। इसी तरह से मैंने देखा कि भाई अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और आपकी रिटर्न में क्या आ रहा था, रिफंड आ रहा था, ठीक है, आपने टैक्स वैक्स पे कर दिया और आपका रिफंड बनता है, लेकिन आप आरओई फाइल नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन यही प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, लेकिन ये जो कंडोनेशन की एप्लीकेशन है, देखो ये कंडोनेशन की एप्लीकेशन कब तक फाइल कर सकते हो, विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल क्या चल रहा है, 22-23, ठीक है, 22-23 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ इसका, ए वाई क्या हुआ, 23-24, तो इसके विद इन 6 year तक आपको जो है एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो ये जो कंडोनेशन एप्लीकेशन है कब तक फाइल कर सकते हो, विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अच्छा, एक बार आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो बेसिकली जो ये अथॉरिटीज हैं, ये आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, और कब तक कर सकती है, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप आरओई ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए, आप आरओई जो है ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। और बिलेटेड रिटर्न बोले तो आप जो है ड्यू डेट अपने देखी थी, कौन सी ड्यू डेट देखी थी, ये रही देखो, 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर। अगर बेसिकली आप आरओई इन ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। बिलेटेड बोले तो लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो क्या दे रखा है, अगर आरओई नॉट फाइल अप टू द ड्यू डेट, एसएससी जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अच्छा, कब तक कर सकता है, तो बेसिकली 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली टाइम लिमिट क्या दे रखी है बिलेटेड रिटर्न की, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। एक और चीज समझना, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी, लेकिन आपको पता चला कि भाई आपने रिटर्न में कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी रिटर्न को रिवाइज करा सकते हो। तो अगर क्या है, कोई ओमिशन है, आप कोई चीज़ रिटर्न ऑफ इनकम में डालना भूल गए, या फिर आपने कोई चीज़ गलत डाल दी, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, मतलब आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है, वही बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट दे रखी है 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो क्या दे रखा है, आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करी, 139 सबसेक्शन 1 बोले तो ड्यू डेट वाली रिटर्न। अच्छा, 139 सबसेक्शन 3 बोले तो लॉस वाली रिटर्न, और 139 सबसेक्शन 4 बोले तो बिलेटेड रिटर्न, ठीक है। तो देखो ये रहा, ये रही आर वाई 139 सबसेक्शन 1, फिर देखना 139 सबसेक्शन 3 होगी लॉस रिटर्न, और फिर अपना देखा अपन ने बिलेटेड रिटर्न, ये रहा 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न। तो कोई भी रिटर्न आपने फाइल करी है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी रिटर्न को रिवाइज करा सकते हो। टाइम लिमिट ये दे रखी है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपने क्या करा, रिवाइज रिटर्न, पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, उसके बाद रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी। तो ये जो रिवाइज रिटर्न है, ये क्या मान ली जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, मतलब रिवाइज रिटर्न जो है सब्स्टिट्यूट कर ली जाएगी ओरिजिनल रिटर्न की, मतलब अब कौन मान्य है, रिवाइज रिटर्न मान्य है। तो अगर आपने आरओआई रिवाइज करी है, तो इट सब्स्टिट्यूट्स द ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट डेट, ऑफ कोर्स डेट तो अलग ही है ना। तो बेसिकली आपने एक बार ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, आपने उसको रिवाइज करा दिया, तो अब क्या बेसिकली ये गायब हो जाएगी, क्या बचेगी, रिवाइज रिटर्न ही बचेगी। इसको अपन क्या कहेंगे, बेसिकली आरआर, मतलब रिवाइज रिटर्न ने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओरिजिनल रिटर्न को, एक्सेप्ट डेट। अच्छा, एक और चीज समझना, आप जो है आरओआई को कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो, आप अपनी आरओआई को कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो, बट टाइम लिमिट इतनी दे रखी है। तो 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप जो है आरओआई को कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, देखो क्या दे रखा है, ROI can be revised even after receiving intimation under 143 subsection 1 और refund। अच्छा, ये intimation under 143 subsection 1 और refund क्या होता है अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, अगर आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज कराना है, अगर आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप असेसिंग ऑफिसर को ये नहीं कह सकते, एक लेटर लिख के नहीं दे सकते कि भाई जो है क्या कर दो, मेरी रिटर्न को रिवाइज कर दो। बेसिकली सरकार ये कहती है कि अगर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। तो रिवाइजिंग ओरिजिनल रिटर्न कैन बी डन ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 सबसेक्शन 5। तो रिवाइज रिटर्न अपन किस सेक्शन में फाइल करते हैं, 139 सबसेक्शन 5 में फाइल करते हैं। एंड नॉट बाय फाइलिंग प्लेन लेटर और रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है। तो बेसिकली आप चिट्ठी लिख के आप जो है चिट्ठी लिख के एओ को ये नहीं कह सकते कि भाई प्रभु मेरी रिटर्न रिवाइज कर दो, आपको जो है आरओआई फाइल करनी ही पड़ेगी। अच्छा, देखो क्या दे रखा है, फ्रेश क्लेम बिफोर एओ कैन बी मेड ओनली बाय फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा, क्लेम बोले तो मैंने अपनी इनकम दिखा दी 1 लाख की, ठीक है, मुझे पता चला मेरी इनकम दिखानी चाहिए थी मुझे कितनी की, 50,000 की, तो मैंने क्या करा, अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दिया, ठीक है। मैं एओ को ये कह रहा हूँ, मैं एओ को ये कह रहा हूँ कि भाई प्रभु मेरी जो इनकम थी ना, वो मैंने 50,000 से ज़्यादा दिखा दी है, अब 50,000 मेरी इनकम को कम कर दो। तो सरकार ये कह रही है कि अगर आप क्या करो, क्लेम कर रहे हो बिफोर एओ, असेसिंग ऑफिसर को बोल रहे हो कि भाई मेरी इनकम को कम करो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी, आप कुछ और नहीं कर सकते। तो फ्रेश क्लेम बिफोर एओ कैन बी मेड ओनली बाय फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। तो रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम 139 सबसेक्शन 5 में फाइल करो, और क्या कर सकते हो, आप फ्रेश क्लेम कर सकते हो बिफोर एओ।
अब देखो, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन उस रिटर्न को अपन डिफेक्टिव रिटर्न कब कहेंगे? तो आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है, उसको डिफेक्टिव रिटर्न कब कहा जाएगा? जब आपने टैक्स पे ही नहीं करा। आपके रिटर्न पे टैक्स बनता है कितना, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, लेकिन आपने टैक्स पे ही नहीं करा, तो आपने जो रिटर्न फाइल कर दी वो क्या हो जाएगी? डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट नॉट अटैच विद आरओआई। आपने टैक्स पे नहीं करा, या फिर आपने पे कर दिया लेकिन आपने अपना प्रूफ अटैच नहीं करा। अच्छा, आपने 44 एबी में आपको जो है टैक्स ऑडिट करानी थी, लेकिन आपने जो है रिपोर्ट अटैच नहीं करी, रिपोर्ट अंडर 44 एबी अटैच नहीं करी, या फिर आरओई जो है आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं करी है। तो आरओई के जो है क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, इस तरह के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अगर आपने जो है गलत फॉर्म ले लिया तो उसको डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। मतलब बेसिकली आपके रिटर्न में क्या है, डिफेक्ट है, कुछ डिफेक्ट है। अब देखो, एसेसिंग ऑफिसर जो है, एसेसिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है बेसिकली, आप एक ऐसा ऑफिसर जो आपके रिटर्न को एसेस करेगा, एसेस मतलब स्क्रूटनाइज करेगा। तो एसेसिंग ऑफिसर आपको जो है इंटीमेट करेगा डिफेक्ट को। ठीक है, मतलब बेसिकली वो आपको बताएगा कि भाई आपके रिटर्न में डिफेक्ट है, और कहेगा कि भाई 15 दिन के अंदर क्या करो, डिफेक्ट को ठीक कर लो। अगर आपने 15 दिन के अंदर डिफेक्ट को ठीक नहीं करा, अगर आपने 15 दिन के अंदर डिफेक्ट को ठीक नहीं करा, आपकी रिटर्न क्या मानी जाएगी? इनवैलिड मानी जाएगी, मतलब वॉइड एब इश्यू। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सुनो, आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी, आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी, तो बेसिकली क्या होता है कि आप रिटर्न बिलेटरी रिटर्न फाइल कर सकते हो और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब मुझे एक चीज बताना, आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी, अब बाद में फाइल करना चाहते हो, ठीक है, तो ड्यू डेट तक आपने फाइल नहीं करी, बाद में फाइल करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा? फीस देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी फॉर डिफॉल्टिंग फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने समय से रिटर्न फाइल नहीं करी, तो जब भी आप बाद में क्या करोगे, रिटर्न फाइल करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फीस देनी पड़ेगी 5,000 रुपए की। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, तो आपकी फी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये होगी। तो अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो फीस होगी 1,000। 5 लाख से ज्यादा टोटल इनकम है तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी। क्या दे रखा है? फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फर्निश नहीं करी, उसकी आपको जो है 5,000 की फीस देनी पड़ेगी। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा देखो, एग्जाम्पल समझना। एक कंपनी थी ए लिमिटेड, किससे मर्ज हो गई? बी लिमिटेड से मर्ज हो गई। तो ए लिमिटेड मर्जेस विद बी लिमिटेड कब मर्ज हुई है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022। 1/4/2022 से मर्ज हो गई है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या हुआ? तो ये प्रीवियस ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर 2022-23। ठीक है, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 आप जो है क्या हो गए? मर्ज हो गए। ए लिमिटेड मर्ज हो गई किससे? बी लिमिटेड से। अच्छा, वाइड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट डेटेड 1/11/2023। तो 1/11/2023 को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई 1/4/2022 से, मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली आप क्या हो जाते हो? मर्ज हो जाते हो। अच्छा, अब सुनो, बी लिमिटेड ने क्या करा होगा? 22-23 की रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी होगी। ऑर्डर कब आया? देखो, बी लिमिटेड का ऑर्डर आया 1/11/2023 को। अच्छा, बी लिमिटेड को रिटर्न कब तक फाइल करनी थी? बी लिमिट को रिटर्न फाइल करनी थी, अपन अज्यूम करते हैं 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, तो अपन ने पढ़ रखा है ना, आरओआई की ड्यू डेट अपन ने देखी थी, एक तो होता है 31 जुलाई, एक होता है 31 अक्टूबर, और एक होता है क्या, 30 नवंबर। तो बी लिमिटेड ने जो है क्या करा? 22-23 की रिटर्न फाइल कर दी। बी लिमिटेड ने 22-23 की रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी, कब? 30 अक्टूबर 2023 को। तो मुझे एक चीज बताओ, 22-23 की रिटर्न उसने क्या कर दी? 30 अक्टूबर 2023 को फाइल कर दी। बाद में 1/11/2023, मतलब रिटर्न को फाइल करने के बाद देखो 30 अक्टूबर के बाद आता है ना 1/11/2023। 1/11/2023 को ऑर्डर आता है कि भाई ए लिमिटेड किससे मर्ज हो गई है? बी लिमिटेड से मर्ज हो गई है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022। इसका मतलब ये है कि भाई एक प्रीवियस ईयर 22-23 में अब तो बी लिमिटेड रही ही नहीं, क्योंकि विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 कौन हो गया था? ए प्लस बी क्या हो गई थी? बी हो गई थी। तो गवर्नमेंट ये कहती है, आपका लॉ ये कहता है कि जब बी लिमिटेड क्या करेगी? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करेगी। आपको लॉजिकली समझ में आ रही है कहानी? प्रीवियस ईयर 22-23 में बी लिमिटेड ने अपनी खुद की रिटर्न फाइल करी। खुद की रिटर्न फाइल करी कब? 30 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, ये अगले दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर 22-23 से 1/4/2022 से, मतलब इफेक्टिवली 1/4/2022 से अब बी लिमिटेड रही नहीं, अब क्या बनी? ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड बन गई। मतलब बी लिमिटेड में ए लिमिटेड भी क्या हो गई? जुड़ गई। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, बी लिमिटेड ने तो खुद की रिटर्न फाइल करी थी 22-23 की, लेकिन ऑर्डर आने के बाद होगा क्या कि भाई अब बी लिमिटेड को ए लिमिटेड की रिटर्न भी मर्ज करके फाइल करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो बी लिमिटेड हैज टू फाइल मॉडिफाइड रिटर्न। कब तक फाइल करनी है आपको? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज इशूड। तो जब भी ऑर्डर इशू हुआ था, ऑर्डर कब इशू हुआ था? 1/11/2023 के। इसके एंड पे आ जाओ, एंड ऑफ द मंथ पे आ जाओ, इसके विद इन 6 मंथ में आप क्या करोगे? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो बी लिमिटेड हैज टू फाइल मॉडिफाइड रिटर्न, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन बिफोर 31 मई 2024। बेसिकली इसके एंड पे आ गया मैं, तो इसका एंड क्या होता है बेसिकली? सॉरी, ये नवंबर है ना, तो ये गया नवंबर का एंड हो गया। फिर जनवरी, नवंबर के बाद दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, तो 6 महीने हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब बेसिकली 31 मई तक आप जो है क्या कर सकते हो? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया वही ऊपर अपने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। अब बात करते हैं अपन पैन नंबर की, परमानेंट अकाउंट नंबर।
अब देखना, फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन। किस किस लोगों को पेन नंबर के लिए अप्लाई करना जरूरी है? तो अगर आपकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बेल से ज्यादा है तो आपको जो है पेन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और कब तक अप्लाई करोगे? ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आप क्या कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, और आपका जो बेसिकली ग्रॉस रिसीट है, सेल टर्नओवर है, वो 5 लाख से ज्यादा होने वाला है या 5 लाख से ज्यादा हो चुका है, तो बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? पेन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(4)(a)। बेसिकली ट्रस्ट की बात कर रही है। 139(4)(a) में ट्रस्ट की रिटर्न जाती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर पेन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब सुनो, देखो क्या दे रखा है, रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अलावा कोई भी दूसरा रेसिडेंट जो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है एटलीस्ट 2.5 लाख का, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बेसिकली पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और कब तक? ऑन और बिफोर 31 मई और द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज मेड। तो जिस साल आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 मई तक आपको जो है पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पैन अलॉट करना पड़ेगा। आई मीन पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नॉट अलॉट। पहले अप्लाई करोगे उसके बाद तो अलॉट होगा ना। तो हमने देखा कि भाई कोई भी रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना चाहता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब पैसे वाला ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट 2.5 लाख का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखना, कोई भी पर्सन जो क्या है, एमडी है, किसका? ऊपर वाले का। तो कोई भी पर्सन जो एमडी है, डायरेक्टर है, कोई भी पर्सन जो एमडी है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर या ऑफिस बियरर ऑफ एनी पर्सन रिफर टू इन 4 अबो, ठीक है, of any person referred to in 4 above or any other or any person component to act on behalf of such person referred to in 4 above, तो उसको भी बेसिकली क्या करना पड़ेगा? पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाज एंटर्ड इनटू, ठीक है। तो बेसिकली अपन देख रहे हैं एमडी ऑफ अबव पर्सन को बेसिकली पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से डायरेक्टर, पार्टनर एक्सेट्रा को पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कंपल्सरी अप्लाई करना पड़ेगा। और कब तक अप्लाई करना है? अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 मई तक। अच्छा, आप कैश डिपॉजिट कराना चाहते हो इसमें, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में 20 लाख या उससे ज्यादा का, तो बेसिकली आपको जो है पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और कब अप्लाई करना है? जिस दिन आप पैसा जमा कराना चाहते हो उसके एटलीस्ट 7 डेज बिफोर। आप बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से 20 लाख उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको जो है अगेन पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टाइम लिमिट वही है, दिन आप विड्रॉ करना चाहते हो उसके एटलीस्ट 7 दिन पहले। आप क्या करना चाहते हो? कैश क्रेडिट अकाउंट या फिर करंट अकाउंट खुलाना चाहते हो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू ओपन सच अकाउंट। ऑल राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है? एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन बट पजेस आधार नंबर, ठीक है, आपके पास पेन नंबर नहीं है लेकिन आपके पास आधार नंबर है, एंड हैज इंटीमेटेड हिज आधार नंबर इन ल्यू ऑफ पेन। तो बेसिकली आपके पास पेन नंबर नहीं था लेकिन आधार नंबर था, फिर आपने क्या करा? पेन नंबर की जगह पे आधार नंबर इंटीमेट कर दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ये मानेगी कि भाई आपने जो है पेन के लिए अप्लाई कर दिया है। शेल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पेन, ठीक है, शेल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पेन। का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपको जो है कैश डिपॉजिट कराना था एटलीस्ट 20 लाख का, आपने जो है पेन के लिए अप्लाई नहीं करा, आपके पास पेन नहीं था, लेकिन आपके पास आधार नंबर था ना, आपके पास आधार नंबर था, तो आपने बैंक को अपना आधार नंबर दे दिया। तो अगर आपने पेन की जगह पे अपना आधार नंबर दे दिया तो सरकार ये मानती है, सरकार डीम्ड मान लेगी कि भाई आपने पेन के लिए अप्लाई करा है, तो मतलब क्या होगा? आपको जो है पेन अलॉट कर दिया जाएगा। तो एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन, आपके पास पेन नहीं है लेकिन आपके पास क्या है? बट पोजेस आधार नंबर, एंड हैज इंटीमेटेड हिज आधार नंबर इन ल्यू ऑफ पेन, पेन नंबर की जगह आपने आधार नंबर सरकार को इंटीमेट कर दिया है, शेल बी डीम्ड टू हैव अप्लाइड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पेन, ठीक है। अब देखना, पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी है। कहाँ पर मैंडेटरी है? जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो इन ऑल द रिटर्न्स, इन ऑल द चलान फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, जो आप टैक्स पे कर रहे हो, जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसका जो चलान है उसमें भी आपको जो है पैन नंबर दिखाना पड़ेगा। इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है वो अपन देखते हैं, ये रहा स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इनवॉइस होगा उसमें आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। देखो याद रखने की बहुत सिंपल ट्रिक है कि भाई 50,000 से ज़्यादा कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, देख 50,000 का ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैन जो है कोड करना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रांजेक्शन है वो देखते हैं। आप क्या कर रहे हो? एक मोटर व्हीकल खरीद रहे हो अदर देन 2 व्हीलर, तो सेल या परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर, या खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। आप जो है डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, पैन आपको जो है कोड करना पड़ेगा। आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड इशू कराना चाहते हो, आपको जो है क्या करना पड़ेगा? पैन कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी ट्रांजेक्शन में आपको पैन कोड करना पड़ेगा। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि भाई आपको पैन कोड करना है, राइट। तो देखो आप जो है क्या करना चाहते हो, होटल में, रेस्टोरेंट में कैश पेमेंट करना चाहते हो एक्सीडिंग 50,000, या फिर आप बेसिकली म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदना चाहते हो एक्सीडिंग 50,000, या फिर आरबीआई के बॉन्ड्स एक्वायर करना चाहते हो एक्सीडिंग 50,000, या फिर आप जो है डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना चाहते हो ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 50,000।
अब देखना, आप क्या करना चाहते हो, करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पैन नंबर देना पड़ेगा बैंक को। आप जो है क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो फॉर फॉरेन ट्रैवल, आप जो है फॉरेन टूर के लिए जा रहे हो, आपने जो है क्या करना है, फॉरेन ट्रैवल पे पेमेंट करना है एक्सचेंज 50,000 का, या फिर आपने फॉरेन करेंसी खरीदी है एट एनी वन टाइम इन कैश एक्सचेंज 50,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको जो है पैन नंबर अपना कोड करना पड़ेगा। अब थोड़ा ट्विस्ट देखना, कैश कहाँ कहाँ पर आ रहा है, होटल में कैश आ रहा है, ठीक है, फॉरेन पर करेंसी परचेज करने में या फॉरेन ट्रैवल का पेमेंट करने में कैश आ रहा है, बाकी इधर कैश नहीं आ रहा, तो कैश कहाँ पर आ रहा है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो होटल में कैश का पेमेंट कर रहे हो एक्सचेंज 50,000, या फिर आप डॉलर खरीद रहे हो फॉरेन ट्रैवल पे पेमेंट कर रहे हो एक्सचेंज 50,000 इन कैश, तो आपको जो है पैन नंबर क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। अब देखना, आप बैंक, आप बेसिकली बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक्सचेंज 50,000 जमा कराना चाहते हो इन अ डे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। इसी तरह से आप क्या करना चाहते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो एक्सचेंज 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, आपको जो है पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। फिर देखो, आप परचेज करो बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एक्सचेंज 50,000 ड्यूरिंग वन डे, आपने बैंक में एफडी कराई, कोऑपरेटिव बैंक में एफडी कराई, या फिर पोस्ट ऑफिस में, निधि कंपनी में, या फिर एनबीएफसी में एफडी कराई 50,000 से ज़्यादा की, या फिर एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपको जो है पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। फिर या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंजिंग 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो पर ट्रांजेक्शन है ये, आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज खरीद रहे हो अदर देन शेयर्स एक्सचेंजिंग 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। आप कर रहे हो सेल या परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, एक्सचेंजिंग एक्सचेंजिंग 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, आपको जो है पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज या सेल करना चाहते हो एक्सचेंजिंग 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज एंड सेल करना चाहते हो जिसका अमाउंट या फिर एचडीबी 10 लाख से ज्यादा है, आपको पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। तो आपको बस इतनी ये वाली चीजें ध्यान रखनी है, इन चीजें में थोड़ी 50,000 से लिमिट अलग है, बाकी सारी में आप तुक्का लगा सकते हो 50,000 का। तो आप सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हो तो 1 लाख वाली लिमिट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेल या परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए 2 लाख वाली लिमिट है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख की लिमिट है। अब सुनो, अगर आपने जो है पेन की कोई भी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पेन की पेनल्टी क्या है, 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन आधार नंबर की। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कोड आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैन अलॉटमेंट, तो अगर पैन नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सरकार को अपना आधार नंबर दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हो तो आपको जो है अपना आधार नंबर दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म, बेसिकली अगर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपने जो आधार नंबर के लिए एप्लीकेशन दी थी उसकी इनरोलमेंट आईडी कोड कर सकते हो। अब सुनो, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पेन एज ऑन 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई 2017 को जिसके पास पेन था, ठीक है, एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, और जिसको आधार नंबर भी लेना था, वो क्या करेगा, इंटीमेट करेगा अपना आधार नंबर टू द डिपार्टमेंट बाय 31/3/2022। क्या कहना चाह रहा है ये, कि भाई 1/7/2017 को 1/7/2017 को बेसिकली सरकार सरकार क्या बोलती है कि भाई सबका आधार नंबर होना चाहिए। तो जिसके पास पैन नंबर था और जिसके पास आधार नंबर नहीं था, लेकिन उस वो एलिजिबल है आधार नंबर को ऑप्टेन करने के लिए, वो क्या करेगा, अपना आधार नंबर इंटीमेट करेगा द डिपार्टमेंट बाय 31/3/2022। तो 31/3/2022 तक सरकार ये कहती है कि भाई आधार नंबर अपना बनवाओ और हमें इंटीमेट करो, ताकि हम क्या करेंगे, आधार नंबर और पैन नंबर को लिंक करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं करा, इन केस ऑफ फेलियर 500 रुपये की फीस लगेगी, तो फीस ऑफ 500 शैल बी एप्लीकेबल विद इंटीमेशन मेड अप टू 30/6/2022। तो बेसिकली सरकार ने कहा 31/3/2022 तक इंटीमेट कर दो, लेकिन अगर 30/6/2022 तक इंटीमेट करते हो तो हम आपसे 500 रुपये की फीस लेंगे, और उसके बाद करते हो तो आपको जो है फीस कितनी लगेगी, 1,000 रुपये की आपको फीस लग जाएगी। इतनी कहानी समझ में आई कि भाई आपके पास पैन नंबर था, आपके पास पैन नंबर था एंड इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, तो आप आधार नंबर लो पहले, तो फिर सरकार को इंटीमेट करो, ताकि सरकार क्या करेगी, बेसिकली आपका पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करेगी। अब देखो क्या दे रखा है, एवरी पर्सन लिंक करेगा अपने आधार नंबर को पैन नंबर के साथ। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपका जो पैन नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा, तो आपको आधार नंबर और पैन नंबर को लिंक करना पड़ेगा। अब देखो क्या दे रखा है, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंटीमेट और कोड इज पैन। अगर आपको जो है पैन नंबर कोड करने की जरूरत है और आपने क्या कर दिया, पैन की जगह आधार इंटीमेट कर दिया तो भी चल जाएगा। तो मे फर्निश इंटीमेट और कोड इज आधार नंबर, अगर आपने क्या कर रखा है, बेसिकली उन दोनों को लिंक करा रखा है। तो अगर पैन नंबर और आधार नंबर को आपने लिंक करा रखा है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप जो है बेसिकली पैन नंबर की जगह आधार नंबर भी कोड कर सकते हो, क्योंकि दोनों तो ऑलरेडी लिंक्ड है। अच्छा, सरकार लिंक क्यों कराना चाहती है, आधार नंबर बेसिकली आपकी जो है क्या है, बेसिकली क्लास का रोल नंबर है। तो पूरे इंडिया में आपके पास एक ही आधार नंबर होगा, सरकार पकड़ सकती है कि भाई ये आधार नंबर किस बंदे का है, ठीक है। पैन नंबर को हमने लिंक कर दिया ये, ताकि ये देखेंगे हम इस बंदे की इनकम कितनी आ रही है, ठीक है।
अच्छा, आपके आधार नंबर में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, आई स्कैनर होता है, तो अगर कुछ कांड करते हो आप, तो अगर आपके फिंगरप्रिंट छूट जाते हैं तो बेसिकली सरकार आपको ट्रेस कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली सरकार ने क्या करा, आधार नंबर और पैन नंबर को भी लिंक करा दिया कि भाई हम ये देख लेंगे कि भाई पैन नंबर के बेसिस पे आपकी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स आ जाएगी, आधार नंबर के केसेस पे आपका पूरा कच्चा चिट्टा आ जाएगा कि भाई आपके थंब का वो इंप्रेशन क्या है, आपकी आंखों का लेजर क्या है, फलाना ढिंकाना, मतलब हम दोनों हाँ, सरकार बेसिकली आपको जो है क्या कर रही है, अपने कब्जे में ले रही है कि भाई आपकी पर्सनल डिटेल्स आधार नंबर में आ गई, फाइनेंशियल डिटेल्स हम पैन से उठा लेंगे, फाइनेंशियल डिटेल्स आपकी जो है पेन से उठा ली जाएगी। अब सुनो, ये जो प्रोविजंस ऑफ आधार है ना, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, देखो क्या दे रखा है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है या फिर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, या जिसकी एज 80 ईयर से उससे ज़्यादा हो चुके हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर आप आसाम, जम्मू एंड कश्मीर या मेघालय में रहते हो, तो ये 139 ए के प्रोविजंस आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, शैल नॉट अप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं अपन, टीआरपी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट क्या होती है, अपने रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट देख ली, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर। आप क्या कर सकते हो, अपने रिटर्न किसी दूसरे बंदे से भी फाइल करा सकते हो, जिसको अपन कहते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, जो आपकी टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करके देगा। अब देखो क्या दे रखा है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन कैन फाइल देयर आरओआई थ्रू टीआरपी, तो आप अपनी आरओआई टीआरपी के थ्रू फाइल कर सकते हो। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब है एनी पर्सन, कोई भी बंदा टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल करा सकता है, एक्सेप्ट एनआर फाइल नहीं करा सकता, या फिर वो बंदा फाइल नहीं करा सकता जिसको टैक्स ऑडिट करानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो क्या दे रखा है, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी, अब आप क्या करना हो, रिवाइज रिटर्न फाइल कराना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ये कहती है, आपका लॉ ये कहता है कि जो ये रिवाइज रिटर्न है आप इसको टीआरपी के थ्रू फाइल करा सकते हो, बट कंडीशन ये है कि भाई ओरिजिनल रिटर्न भी आपने टीआरपी के थ्रू फाइल कराई थी, ये वाला पॉइंट इधर आ गया। अब देखो क्या दे रखा है, अगर आपको जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 142(11) या फिर 148, आप जो है टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। अच्छा ये सेक्शंस क्या होते हैं, थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको 142(11) का नोटिस आया या 148 का नोटिस आया कि भाई आरओआई फाइल करो, और आपने आरओआई फाइल करी, तो आप जो है वो आरओआई टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। अब देखो टीआरपी का मतलब क्या है, हमने कहा कि भाई आप आरओआई टीआरपी के थ्रू फाइल कर सकते हो, टीआरपी का क्या मतलब है, तो टीआरपी का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल एक्सेप्ट सीए टीआरपी नहीं बन सकता, ठीक है। फिर लीगल प्रैक्टिशनर बोले तो एडवोकेट टीआरपी नहीं बन सकता, ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल बैंक विथ विच द एसएससी मेंटेन्स द करंट अकाउंट और इज अदर रेगुलर डीलिंग्स, तो आप एसएससी हो, आप अपनी रिटर्न अपने बैंक के ऑफिसर से फाइल नहीं करा सकते, वो आप टीआरपी में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा इसी तरह से देखना, इंप्लॉई ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन टीआरपी नहीं बन सकता। अच्छा स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब क्या है वो देखते हैं अपन नीचे, तो इंप्लॉई ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन टीआरपी नहीं बन सकता, बोले तो इंप्लॉई ऑफ एनी पर्सन, इंप्लॉय ऑफ एनी पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब है इंप्लॉय ऑफ एनी पर्सन। अगर आप एक पर्सन हो तो आप अपने एम्प्लॉय से बेसिकली रिटर्न फाइल नहीं करा सकते। तो देखो क्या दे रखा है, टीआरपी कौन नहीं हो सकता, टीआरपी बेसिकली इंडिविजुअल है अदर देन द फॉलोइंग, टीआरपी एम्प्लॉय नहीं हो सकता किसका, ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब है कोई भी पर्सन, तो एम्प्लॉय ऑफ द किसी पर्सन का एम्प्लॉय, बेसिकली टीआरपी फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अदर देन अ कंपनी या फिर पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर 44 AB, इसका मतलब ये है कि भाई जो कंपनी है या फिर कोई भी पर्सन है जो 44 AB में ऑडिट करा रहा है, उसका एम्प्लॉय बेसिकली क्या कर सकता है, उसका एम्प्लॉय बेसिकली टीआरपी बन सकता है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आपने ऊपर एक चीज देखी होगी, क्या चीज देखी थी कि भाई जो कंपनी है या फिर कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है 44 AB में, जो 44 AB में ऑडिट कराता है, ठीक है, कोई 44 AB में ऑडिट कराता है, वो टीआरपी के थ्रू तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकता, टीआरपी के थ्रू तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली हमने ये बताया कि भाई सबसे पहले तो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, अदर देन एनआर नहीं कर सकता, और जो 44 में टैक्स ऑडिट करा रहा है वो नहीं कर सकता। टीआरपी का मतलब क्या है, टीआरपी का हमने मतलब बताया इंडिविजुअल अदर देन द फॉलोइंग, ये लोग बेसिकली टीआरपी नहीं बन सकते। कौन कौन, सीए नहीं बन सकता, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल बैंक नहीं बन सकता, ठीक है, आपका एम्प्लॉय नहीं बन सकता, लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का मतलब है एनी पर्सन अदर देन कंपनी या फिर पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर 44 AB। इसका मतलब बेसिकली बस इतना सा है कि भाई कंपनी या फिर कोई पर्सन जो 44 AB में ऑडिट करा रहा है कि रिटर्न ऑफ इनकम उसका एम्प्लॉय फाइल कर सकता है, ऑल्दो उसको अपन टीआरपी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने ऊपर एक चीज पढ़ रखी है कि भाई इन दोनों बंदों को तो टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल कराना अलाउड ही नहीं है। तो मैंने आपको बस इतना सा बताया कि जिसको भी 44 AB में ऑडिट करानी है वो अपने एम्प्लॉय से रिटर्न फाइल करा सकता है, बस इतना सा क्रक्स है इसका। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ असेसमेंट।
आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी, तो जो भी आपका टैक्स बनता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड फी आपको पे करना पड़ेगा। फी बोले तो वही 234F की फी, अगर आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है तो आपको फी देनी पड़ती है ना 5,000 और 1,000 रुपये की। तो आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अपनी फी देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अपन टीडीएस वाले चैप्टर में देखेंगे, 234ABC का इंटरेस्ट होता है। अच्छा आप देखो, देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट। अगर आपका शॉर्ट पेमेंट है तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल से अपन देखते हैं कि भाई आपका टैक्स बन रहा था कितना, आपका रिटर्न में टैक्स बना था 1,000 रुपये का, आपकी फीस बन रही थी अपन अज्यूम करते हैं कितने की, 1,000 रुपये की, और आपका इंटरेस्ट बन रहा था कितना, 2,000 रुपये का, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 5,000 हुआ। आपने सरकार को सिर्फ पेमेंट करा कितने का, 3,000 का। सरकार ये कहती है कि जो आपने 3,000 का पेमेंट कराया ना, हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। अब सवाल आता है कि भाई टैक्स में से एडजस्ट करा जाए, फीस में से करा जाए, फिर इंटरेस्ट में से करा जाए। तो देखो क्या दे रखा है, अगर आपका शॉर्ट पेमेंट है, अगर आपका शॉर्ट पेमेंट है तो अमाउंट इज एट फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स फीस। तो ये 3,000 सरकार ये मानेगी कि भाई 3,000 जो आपने पे कराया ना, सबसे पहले आपने 1,000 रुपये की फी पे करी है, देन इंटरेस्ट, देन आपने इंटरेस्ट पे कराया, मतलब बेसिकली फिर आपने 2,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कराया। तो सरकार ये मानेगी जो आपने 3,000 रुपये पे करें, कौन से पे करें, फी का पे कराए और इंटरेस्ट का पे कराए। तो देखो क्या दे रखा है, अगर शॉर्ट पेमेंट है तो पहले कहाँ से एडजस्ट होगा, पहले आपका फीस में से एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट में से एडजस्ट होगा, और फिर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो टैक्स में से एडजस्ट किया जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर आपने अपनी टैक्स इंटरेस्ट और फीस फाइल नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे, एआईडी बन जाओगे। एआईडी बोले तो एसएससी इन डिफॉल्ट, आप जो है एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाओगे। अच्छा एसएससी इन डिफॉल्ट की इंटरेस्ट और पेनल्टी क्या होती है वो अपन टीडीएस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल करी लेकिन आपने टैक्स पे नहीं करा, इंटरेस्ट पे नहीं करा, फीस पे नहीं करी, आप क्या बन जाते हो, एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाते हो। अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट अपन बाद में देखेंगे। अब देखो आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी है, ठीक है। अब रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई का मतलब ये है कि भाई आप बताओगे कि भाई जो भी मैंने रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाया वो सब कुछ सही है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो खुद वेरीफाई करोगे, अगर आप इंडिविजुअल हो लेकिन आप इंडिया में नहीं हो, या फिर आप पगले हो, मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो, तो कोई भी पर्सन कंपरेंट टू वेरीफाई ऑन हिज बिहाफ, तो कोई भी बंदा उसके बिहाफ पे क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। एचयूएफ हो तो करता करेगा, अगर एचयूएफ इंडिया में नहीं है या फिर एचयूएफ पगला है तो कौन करेगा, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ। फर्म के केस से मैनेजिंग पार्टनर, अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो अडल्ट पार्टनर। एलएलपी के केस में, एलएलपी के केस में क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, या फिर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर। कंपनी के केस में, कंपनी के केस में बोले तो कंपनी के केस में क्या होगा, मैनेजिंग पार्टनर, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ऑफ कोर्स पार्टनर नहीं हो सकता। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी अदर डायरेक्टर। कंपनी लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर। कंपनी की एप्लीकेशन आईबीसी के अंदर सीआईआरपी में चल रही है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अच्छा आप रेसिडेंट इन इंडिया नहीं हो तो बेसिकली कौन होगा, एमडी या फिर पर्सन ऑथराइज बाय द कंपनी। तो कंपनी अगर रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है तो क्या होगा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर पर्सन ऑथराइज बाय द कंपनी। मैनेजमेंट किसने लिया है, सरकार ने लिया है, तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। आप पॉलिटिकल पार्टी तो कौन वेरीफाई करेगा, सीईओ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, और एनी अदर पर्सन के केस में पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई ऑन दिस बिहाफ। काम का नहीं है, मे बी 10 साल में शायद एक बार एमसीक्यू पूछ ले, अदरवाइज इतना खास नहीं है ये। सही, जो अपडेटेड रिटर्न वाला कंसेप्ट है ना, ये वाला अपडेटेड रिटर्न वाला कंसेप्ट है जब अपन सेक्शन 234 ABC करेंगे टीडीएस रीसेस में, जब अपन इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब आप टैक्स का कैलकुलेशन करते हो तो आपको जो है इंटरेस्ट अंडर 234 ABC भी निकालना पड़ता है। तो ABC क्या होता है, अनलेस कि आपको पता ना हो, अभी करने का मतलब नहीं है। तो टीडीएस टीसीएस वाले रिवीजन में अपन अपडेटेड रिटर्न के कंसेप्ट को देखेंगे। तो इधर मैं आपको लिखा भी देता हूँ, along with TDS, along with TDS/TCS। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात कर रहे हैं अपन एक्चुअल में असेसमेंट क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी, आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी, असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर देगा। नोटिस किस बात का इशू कर देगा कि भाई एक बेवकूफ़ इंसान, तुमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, चुपचाप अपनी रिटर्न फाइल कर। तो देखो क्या दे रहा है, नोटिस अंडर 142 सबसेक्शन 1 कैन बी इशूड। आपको जो है 142 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस आ जाएगा। किस बात का नोटिस आएगा, जब आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है, असेसिंग ऑफिसर में इशू नोटिस कि भाई अपनी रिटर्न फाइल करो। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस देगा कि बेवकूफ़ इंसान अपनी रिटर्न फाइल कर, तूने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, क्योंकि तूने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तूने कम टैक्स पे करा, हमें कम टैक्स मिला है। अच्छा असेसिंग ऑफिसर, 142 सबसेक्शन 1 में, 142 सबसेक्शन 1 में नोटिस इशू कर देगा। नोटिस इशू करके आपसे बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है। आपसे क्या मांग सकता है, बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। किस बात के लिए, असेसमेंट करने के लिए। तो बेसिकली आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी। अच्छा असेसिंग ऑफिसर को उसको असेस करना है, मतलब स्क्रूटनाइज करना है कि भाई आपने सब कुछ सही करा है कि नहीं करा है। तो वो कह सकता है कि चुपचाप अपनी बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मुझे दे दे, ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि जो तेरी किताब में आ रहा है वही तूने अपनी रिटर्न में दिखाया है कि नहीं दिखाया है। तो बेसिकली असेसिंग ऑफिसर 142 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस इशू कर सकता है और बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मांगा सकता है।
लेकिन कितने साल की बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है? पिछले 3 साल की मंगा सकता है। देखो क्या दे रखा है, मैक्सिमम 3 ईयर्स प्रायर टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो जिस साल की वो आरओआई को स्क्रूटनाइज कर रहा है उसके पिछले 3 साल की इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, वो ये कह सकता है कि भाई तू मुझे अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल दे, टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर विल बी रिक्वायर्ड, अगर वो क्या मांग रहा है, डिटेल्स मांग रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्विकली समराइज करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप अपनी आरओई फाइल नहीं करते हो तो असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर देगा कि भाई अपनी रिटर्न फाइल कर। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करने के लिए आपसे बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। बोल सकता है कि भाई तू अपनी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स दे। बोल सकता है कि भाई तू मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। अच्छा, कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसे हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन मंगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी जॉइंट कमिश्नर की। तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ जीसी विल बी रिक्वायर्ड, अगर 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 आप क्या चाहते हो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन चाहते हो विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया कि भाई बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मुझे दे, अगर आप इज्जत से दोगे नहीं तो क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर सर्च कर देगा। सर्च बोले तो दया की तरह दरवाजा तोड़ के घुस जाएगा और सर्च करने लगेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपने बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन खुद से नहीं दी तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, दादागिरी करेगा। और दादागिरी कहाँ पे करेगा, सर्च में करेगा। दया को लेके आएगा, दरवाजा तोड़वा देगा और फिर सर्च करने लग जाएगा कि भाई मुझे बुक्स चाहिए। इसी तरह से ध्यान रखना, आपने अपनी आरओआई फाइल नहीं करी, एसएससी ऑफिसर ने नोटिस इशू करा कि बुड़बक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर, आपने नोटिस इशू होने के बाद भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी, तो फिर क्या हो जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब होता है कि भाई असेसिंग ऑफिसर अब खुद बैठ के आपकी इनकम निकालेगा। पहले असेसिंग ऑफिसर को ऑप्शन था कि वो अपनी आरओआई में क्या करे, इनकम दिखा के टैक्स पे कर दे। आपने आरओआई फाइल नहीं करी, नोटिस का भी रिप्लाई नहीं करा, तो असेसिंग ऑफिसर अब क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब है कि भाई अब वो खुद बैठ के ये देखेगा कि भाई आपकी कितनी कितनी इनकम होनी चाहिए और कितना आपका टैक्स बनता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट 142 क्या होता है, 142 के अंदर बेसिकली नोटिस इशू करे जाते हैं कि भाई रिटर्न फाइल कर दो या फिर बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन हमें दे दो। अब बात करते हैं अपन स्पेशल ऑडिट या फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। असेसिंग ऑफिसर आपकी क्या कर रहा है, बेसिकली असेसमेंट कर रहा है। असेसिंग ऑफिसर आपकी असेसमेंट कर रहा है। अच्छा, वो चाहे तो क्या बोल सकता है, वो चाहे तो आपको ये बोल सकता है कि भाई आप अपनी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कराओ या फिर आप क्या कराओ, स्पेशल ऑडिट कराओ। ये बात समझ में आई। तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, बेसिकली आपकी असेसमेंट कर रहा है। असेसिंग ऑफिसर आपको ये कह सकता है कि भाई आप अपनी इन्वेंटरी वैल्यूएशन करा के लाओ। अच्छा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्यों बोल सकता है, बिकॉज आपने जो अपनी इन्वेंटरी में फॉर एग्जाम्पल इन्वेंटरी दिखा रखी है 100 रुपए की, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई ये इन्वेंटरी 100 रुपए की नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आप जो है इस इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करा के लाओ। तो वो क्या दे रखा है, असेसिंग ऑफिसर मे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट, अकाउंट्स में क्या है कॉम्प्लेक्सिटी है, या अकाउंट्स बहुत ज्यादा है, या उसको डाउट है, या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस, या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, क्या बोल सकता है कि भाई आप जो है स्पेशल ऑडिट कराओ या फिर इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कराओ। अच्छा, ये दोनों को कराने से पहले, मतलब इन दोनों को इशू इस ऑर्डर को इशू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिश्नर का। तो बेसिकली वो डायरेक्शन इशू कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर का अप्रूवल लेना। अच्छा, डायरेक्ट करने से पहले आप अपॉर्चुनिटी देना किसको, एसएससी को। तो आप बोल रहे हो एसएससी को कि भाई तू अपनी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करा के लेके आ, क्योंकि मुझे लग रहा है इन्वेंटरी में डाउट है। तो पहले आपको जो है एसएससी को बोलना पड़ेगा, एसएससी को जो है अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किस बात की अपॉर्चुनिटी, तो एसएससी को आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई वो अपनी बातें रख सके, वो ये कह सके कि प्रभु इन्वेंटरी गलत नहीं है, आप जो है गलत तरीके से इसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो डायरेक्शन देने से पहले अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज समझना, डायरेक्शन कैन बी गिवन इवन इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर 44 एबी या एनी अदर लॉ। तो मैंने क्या बताया कि भाई ये वो कह सकता है कि भाई आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की स्पेशल ऑडिट करा के लाओ, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्शन दी जा सकती है भले ही आपने 44 एबी में टैक्स ऑडिट करा रखी है या फिर किसी अदर लॉ में ऑडिट करा रखी है। अब देखो, एओ ने कहा स्पेशल ऑडिट कराओ, स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, सीए करेगा। जो कौन नॉमिनेट करेगा, अगेन सीआईटी नॉमिनेट करेगा। अच्छा, एओ ने कहा इन्वेंटरी वैल्यूएशन करा के आओ, इन्वेंटरी वैल्यूएशन कौन करेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसको नॉमिनेट कौन करेगा, सीआईटी नॉमिनेट करेगा। बेसिकली सीए और सीए में कौन नॉमिनेट करेगा, बेसिकली सीए और सीए में को नॉमिनेट कौन करेगा, सीआईटी। क्या आपने अप्रूवल ली थी, वही बेसिकली सीए बोलेगा, वही बेसिकली सीए को अपॉइंट करेगा, वही बेसिकली सीएमए को अपॉइंट करेगा कि भाई तू जाके इस बंदे की स्पेशल ऑडिट करा के लेके आ, क्योंकि एओ ने मेरे पास क्या करा है, अप्रूवल ली है। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, रेमुनेशन डिसाइड करेगी इस सीए और सीएमए की। अब देखना, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है, तो हैज टू बी सबमिटेड बाय द एसएससी विद इन द टाइम अलाउड बाय द एओ। ठीक है, तो एओ ने फॉर एग्जांपल कहा था कि भाई 1 महीने के अंदर ऑडिट कराओ, तो 1 महीने वो ऑडिट करा के दे देगा।
विच कैन बी एक्सटेंडेड, टाइम बढ़ा भी सकता है बट मैक्सिमम टाइम शेल नॉट एक्सीड 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, तो बेसिकली एओ ने एसएससी को कहा कि भाई तो स्पेशल ऑडिट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन करा, इसके विदिन 180 डेज के अंदर, इसके विदिन 180 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तो देखो क्या दे रखा है, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट या इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड बाय द एसएससी विदिन द टाइम अलाउड बाय द एओ, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है बट मैक्सिमम कितना होगा 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन और स्पेशल ऑडिट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, तो बेसिकली सीआईटी ने क्या करा, सीए को अपॉइंट करा कि भाई जाके इसकी ऑडिट करा। क्या सीए बेसिकली घूमने चला गया। अब एसएससी एसएससी जो है एओ के पास गया और एओ को कहा कि भाई जिस सीए को आपने अपॉइंट करा था वो तो मेरे पास आया ही नहीं। तो बेसिकली एओ क्या करेगा, टाइम एक्सटेंड कर देगा, लेकिन ध्यान रखना टाइम कितना एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अब देखो क्या दे रखा है, आपके पास रिपोर्ट आ गई, किसके पास रिपोर्ट आ गई, असेसिंग ऑफिसर के पास रिपोर्ट आ गई। अब अगर वो क्या करना चाहता है, इस रिपोर्ट में से कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज करके क्या करना चाहता है, असेसमेंट करना चाहता है। तो अगर एओ इस रिपोर्ट में से कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज करके असेसमेंट करना चाहता है तो आपको जो है पहले एसएससी को बताना पड़ेगा, एसएससी को बताना पड़ेगा कि देख भाई इस रिपोर्ट में ये चीज आई है, इस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नीड टू बी गिवन टू द एसएससी, आपको जो है एसएससी को बताना पड़ेगा इन केस एनी मटेरियल गैदर्ड इन द रिपोर्ट इज यूज्ड इन द असेसमेंट अगेंस्ट हिम। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, अगर आपने रिपोर्ट नहीं दी या फिर वैल्यूएशन नहीं कराया तो अगेन असेसिंग ऑफिसर क्या कर देगा, बेस्ट जजमेंट कर देगा। और बेस्ट जजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि वो अपने दिमाग से बेस्ट जजमेंट करेगा और ये देखेगा कि भाई आपकी रिटर्न ऑफ इनकम में कितनी इनकम आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स में इन्वेंट्री आ रही थी 100 रुपए की, ये वो लगा कि नहीं 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 ये 100 रुपए की नहीं हो सकती, उसने क्या करा, सीएमओ को अपॉइंट करवा दिया। अच्छा सीएमओ को अपॉइंट करा दिया लेकिन 180 दिन निकल चुके हैं, 180 दिन निकल चुके हैं, आपको कोई रिपोर्ट वोट नहीं मिली है। तो एओ क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब क्या है, अब एओ ये देखेगा कि भाई मेरे बेस्ट जजमेंट में इस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। तो अगर उसको लगता है 500 होनी चाहिए तो 500 के बेसिस पे क्या कर देगा, आपकी जो है असेसमेंट कर देगा। रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर देखना क्या कह रखा है भाई, असेसमेंट के दौरान एओ को लगता है कि भाई आपकी किताब में जो एसेट्स आ रहे हैं उसकी वैल्यू सही नहीं है, तो क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा कि भाई इस एसएससी की फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग की तू वैल्यू मुझे बता कितनी होनी चाहिए। तो एसएससी ने अपनी किताब में लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रखी है 1 करोड़ की, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई 1 करोड़ तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, वो बोलेगा कि भाई इसने अपनी किताब में एसएससी ने अपनी किताब में 1 करोड़ की वैल्यू दिखा रखी है, तू मुझे बता दे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो एओ में फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, एओ असेसमेंट करने के लिए किसको रेफरेंस दे सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस दे सकता है। और वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा क्या, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एसेट या इन्वेस्टमेंट, वेदर और नॉट ही सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। बेसिकली असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। अच्छा जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो रिपोर्ट कब तक सबमिट करेगा, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस वाज मेड। तो विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अच्छा एओ में कंसीडर सच रिपोर्ट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग टू द एसएससी, तो वही रिपोर्ट को यूज कर सकता है लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, एसएससी को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि भाई देख ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी वैल्यू ले रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गई होगी कहानी, इजी था। अपने क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा 142 जिसके अंदर नोटिस इशू होते हैं, फिर अपने पढ़ा 142 2A, ऊपर क्या था 142 था, इधर है 142 2A जिसके अंदर क्या हो रही है, स्पेशल ऑडिट हो रही है, फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो रहा है। फिर अपने देखा क्या 142A के अंदर क्या हो रहा है, रेफरेंस जा रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर को। अच्छा ये जो टाइम लिमिट्स है ना ये बिल्कुल आपको याद रखनी पड़ेगी, का एमसीक्यू आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ये टाइम लिमिट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपने रिटर्न फाइल कर दी, फाइनली आपने फिलहाल रिटर्न फाइल कर दी। अब क्या होगा, रिटर्न का प्रोसेसिंग होगा। डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी आपने रिटर्न की फाइल करी है उसकी प्रोसेसिंग करेगा, ये देखेगा कि भाई इसमें सब कुछ सही तो है ना। अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ है तो क्या करेगा, उस गड़बड़ को सही करके आपको इंटीमेशन दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी इनकम दिखाई 1 लाख रुपए की, इनकम प्रोसेस हुई, डिपार्टमेंट ने उसको प्रोसेस करा और ये देखा कि भाई आपकी इनकम होनी चाहिए 1.5 लाख, तो वो बोलेगा कि भाई एसएससी को क्या करेगा, एक इंटीमेशन देगा कि भाई देखो हमने आपकी इनकम 1.5 लाख कर दी है, इसके बेसिस पे आप टैक्स पे करो। अब देखो क्या दे रखा है, ऑल द रिटर्न्स जो भी आपने फाइल करी है प्रोसेस होगी अंडर 143 सबसेक्शन 1 एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो प्रोसेस होगी और ये एडजस्टमेंट कर दिए जाएंगे। अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम में कुछ अर्थमेटिकल एरर है उसको ठीक कर दिया जाएगा। अच्छा आपने अपनी आरओआई क्या करी थी, ड्यू डेट के बाद फाइल करी थी, तो फॉर एग्जांपल आपने करंट में लॉस क्लेम कर लिया तो लॉस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपने आरओआई ड्यू डेट के बाद फाइल करी थी तो सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 के अंडर जो सी हेडिंग के डिडक्शंस होते हैं उसको डिसअलाउ कर देगा अगर आपने आरओआई ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो। अच्छा आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, आपको पता होगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। तो अगर आपने प्रैक्टिकली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरी है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस होते हैं, इनकम टैक्स के वेरियस प्रोविजंस होते हैं
उसका कंप्लाइंस या नॉन कंप्लाइंस आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भरना पड़ता है। अच्छा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आरओआई की ड्यू डेट के 1 महीने पहले भरी जाती है। तो जब आप आरओआई फाइल करते हो तो डिपार्टमेंट के पास टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से आ जाती है। तो अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपने कुछ नॉन कंप्लाइंसेस कर रखे हैं और उसका एडिशंस या फिर उसका एडजस्टमेंट्स आपने आरओआई में नहीं कर रखा, उसका एडिशंस या फिर एडजस्टमेंट्स आपने आरओआई में नहीं कर रखा, तो बेसिकली क्या कर देगा, प्रोसेसिंग के समय वो एडजस्टमेंट कर दिए जाएंगे। देखो क्या दे रखा है, आपकी इनकम बढ़ जाएगी या फिर आपके एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट बोले तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ आरओआई। अगर आपको अभी भी ये पॉइंट समझ नहीं आया तो जब अपन टैक्स ऑडिट वाला करेंगे ना चैप्टर, टैक्स ऑडिट का रिवीजन करेंगे जब, और आराम से मैं आपको उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, जो 44 क्लॉजेज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई 44 क्लॉजेज में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरते हो, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा था अभी, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज आपको थोड़ी ज़्यादा जरूरी होती है, इसलिए आपको जो है फाइनल एग्जाम से पहले आर्टिकलशिप कराई जाती है ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। अगर आपने फाइनली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भर रखी होगी या फिर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रखी होगी तो आपको पता होगा कि भाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं एंड कौन कौन से कंप्लाइंस और नॉन कंप्लाइंस अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बेसिस पे जो है आपकी आरओआई में एडजस्टमेंट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आरओआई की ड्यू डेट से 1 महीने पहले आपको जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है। मतलब जब आप आरओआई फाइल करोगे तो गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले से आ चुकी है। तो उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपने कुछ नॉन कंप्लाइंस नहीं करा है, ठीक है, या फिर कुछ वॉल्यूशन करा है तो उसका एडजस्टमेंट अगर आपने आरओआई में नहीं दे रखा है तो डिपार्टमेंट खुद दे देगा। अब देखो, आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम कर रखा है तो सरकार क्या करेगी, बेसिकली उसको एडजस्ट करके अपने रिटर्न को प्रोसेस कर देगी। तो 143 सबसेक्शन में आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो भी आपने रिटर्न फर्निश करी है उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि भाई एडजस्टमेंट करने से पहले एसएससी को इंटीमेशन जाएगा विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द आरओआई वाज फाइल्ड। तो बेसिकली जब भी आपने आरओआई फाइल करी है उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे आ जाना, उसके विद इन 9 मंथ्स में आपको जो है डिपार्टमेंट इंटीमेशन दे देगा। किस बात का इंटीमेशन देगा कि भाई देखो आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, आपका लॉस इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, इंटीमेशन में अमाउंट पेबल आया इफ द अमाउंट इज पेबल बाय द एसएससी, ठीक है। तो बेसिकली इंटीमेशन डिपार्टमेंट ने एसएससी को दिया और कहा कि भाई 1 लाख रुपए आपको पे करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज पे करना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, अगर अमाउंट इज पेबल बाय द एसएससी तो इंटीमेशन आपको भेजा गया है वही क्या मान लिया जाएगा, नोटिस और डिमांड मान लिया जाएगा। वही क्या मान लिया जाएगा, नोटिस और डिमांड मान लिया जाएगा। और आपको जो है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग इंटीमेशन उसको पे करना पड़ेगा। एसएससी मस्ट पे द टैक्स लायबिलिटी विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीविंग इंटीमेशन। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप क्या मान लिए जाओगे, एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिए जाओगे, एआईडी। और एआईडी की पेनल्टी और इंटरेस्ट क्या होती है मैंने आपको बताया टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में अपन देखेंगे। अब देखो क्या दे रखा है कि अगर अमाउंट इज ड्यू टू द एसएससी उसको जो है रिफंड दे दिया जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा एक और चीज समझना, आपने अपनी किताब में लॉस दिखाया था कितने का, 5 लाख का। आपने अपनी जो आरओई भरी उसमें अपना लॉस दिखाया 5 लाख का। अच्छा सरकार ने उसको प्रोसेस करा और आपका लॉस कर दिया 2 लाख का, तो आपका लॉस एडजस्ट हो गया ना, आपका लॉस क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो क्या दे रखा है, इंटीमेशन सेल ऑल्सो भी सेंड टू द एसएससी, जहां पर लॉस आपने जो डिक्लेयर करा था वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो लॉस इज एडजस्टेड बट नो टैक्स इंटरेस्ट और फीस पेबल और नो रिफंड इज ड्यू टू हिम। मैंने आपको बताया कि अगर लॉस आपका एडजस्ट हो जाता है तो भी क्या होगा, बेसिकली आपको सरकार को आपको जो है इंटीमेशन देनी पड़ेगी। अच्छा आपने अपनी रिटर्न फाइल करी, आरओआई फाइल करी और सरकार को कहा कि भाई आपका जो है टैक्स बनता है 1 लाख रुपए का, और आपने 1 लाख रुपए टैक्स आरओआई फाइल करते हुए भेज दिया। आपकी रिटर्न क्या हुई, प्रोसेस हुई और सब कुछ सही निकला, डिपार्टमेंट को लगा कि भाई सब कुछ सही है, तो बेसिकली वो क्या करेगी, आपको एक एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि भाई उसने सब कुछ वेरीफाई कर दिया है, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया है, आपने टैक्स भी पे कर दिया है। तो बेसिकली अगर आपने अपनी आरओआई फाइल कर दी है, टैक्स वैक्स पे कर दिया है, सरकार ने उसको प्रोसेसिंग करा, सरकार को लगा सब कुछ सही है, तो सरकार क्या करेगी, इस रिटर्न ऑफ इनकम का एक्नॉलेजमेंट दे देगी। तो ये जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है ना, ये एक्नॉलेजमेंट मिला है, इसको क्या मान लिया जाएगा, डिम्ड इंटीमेशन। तो देखो क्या दे रखा है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, वेयर देयर इज नो एडजस्टमेंट नॉर एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम और रिफंड पेबल टू द एसएससी, मतलब जो भी आपने आरओआई में दिखाया था सब कुछ सही है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया जाएगा और उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको भी जो है इंटीमेशन मान लिया जाएगा। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट आपको इंटीमेशन दे रही है कि भाई देखो आपने जो भी साइन करा था सब कुछ सही है। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर सब कुछ सही है तो आपको एक्नॉलेजमेंट और रिटर्न दिया जाता है, उसको हम क्या मान लेते हैं, डिम्ड इंटीमेशन मान लेते हैं, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने 143 सबसेक्शन 1 देख लिया, 143 सबसेक्शन 1 देख लिया क्या होता है, बेसिकली आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, इसकी टाइम लिमिट ध्यान रखना विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब एक और चीज देखते हैं अपन, रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी, आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी, आपको जो है एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया गया, आपको जो है बेसिकली एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया गया। अब देखो होगा क्या कि भाई बाद में जाके अगर डिपार्टमेंट को लगता है, बाद में जाके अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई जो मैंने इनिशियली एक्नॉलेजमेंट इशू करा था
या फिर जो इस बंदे ने इनिशियली आरओआई फाइल करी थी उसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर उसको लगता है कि भाई इसने सब कुछ फाइल कर दिया था, हमने एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया, लेकिन मुझे जो है इसको थोड़ा वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये कि मुझे स्क्रूटनाइज करना है कि भाई इसने जो दिखाया था वो सब कुछ सही है कि नहीं है। तो क्या होगा, अगर 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 एसेसिंग ऑफिसर को क्या करना है, आपकी आरओआई को स्क्रूटनी करना है। अगर आपकी आरओआई को उसको क्या करना है, स्क्रूटनी करना है, तो मैंने आपको बताया कि भाई एसएससी ने आरओआई फाइल कर दी, रिटर्न 143 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोसेस हो गई। प्रोसेस का मतलब है डन डन डन, प्रोसेस हो गई। फिर उसके बाद जाके एसएससी ऑफिसर को लगता है कि यार मुझे इस बंदे की क्या करनी है, इस बंदे की जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको वेरीफाई करना है, स्क्रूटनाइज करना है। तो क्या करेगा, बेसिकली 143 सबसेक्शन 3 के अंदर नोटिस इशू कर सकता है। और किस बात का नोटिस इशू करेगा कि भाई मैं तेरी रिटर्न ऑफ इनकम का क्या करना चाहता हूँ, स्क्रूटनी असेसमेंट करना चाहता हूँ। तो ध्यान रखना, इंडिया में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। लेकिन 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 इन 1 करोड़ में से 1% या फिर 0.1% लोगों की जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो कहाँ पर आती है, स्क्रूटनी असेसमेंट में आती है। तो जनरली आपने ये सुना होगा सैलरीड एम्प्लॉय से वो क्या करते हैं, फालतू के डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं ताकि उनका टैक्स कम बने। अच्छा, अगर आप जो है उनको सलाह ये दोगे कि भाई आप ऐसा मत करो, सरकार का नोटिस आ जाएगा, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो सबको नोटिस दे। तो सरकार बेसिकली क्या करती है, उन्हीं लोगों को नोटिस देती है जिन पे उनको लगता है कि भाई इसने टैक्स छुपाया होगा, या फिर इसका टैक्स ज्यादा बनता था लेकिन इसने कम पे करा है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर असेसिंग ऑफिसर को आपकी जो आरओआई है या फिर आपका जो असेसमेंट है उसको क्या करना है, स्क्रूटनाइज करना है, तो क्या करेगा, वो आपको जो है एक नोटिस इशू कर देगा। और किस बात का नोटिस इशू कर देगा कि भाई मैं तेरी जो है रिटर्न ऑफ इनकम को स्क्रूटनाइज करना चाहता हूँ। तो उसको अपन टेक्निकली क्या कहते हैं, रेगुलर असेसमेंट या फिर स्क्रूटनी असेसमेंट, कि भाई मैं जो है स्क्रूटनी करना चाहता हूँ तेरी आरओआई की। अच्छा, देखो लेकिन इसकी टाइम लिमिट है, आपको जो है नोटिस देना पड़ेगा। किस बात का नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं तेरी जो है आरओआई को स्क्रूटनाइज करना चाहता हूँ। कब तक नोटिस दिया जा सकता है, इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द आरओआई वाज फाइल्ड। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस साल आपने आरओआई फाइल करी है उसके ईयर एंड पे आ जाओ, उसके विद इन 3 मंथ्स के अंदर नोटिस इशू हो जाना चाहिए। अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि भाई अगर असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी असेसमेंट करना चाहता है, और स्क्रूटनी असेसमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो ये देखना चाहता है कि भाई आपने जो सब कुछ दिखाया था वो सही है कि नहीं है। ऊपर तो क्या हो रहा था, बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही थी, ऊपर तो बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही थी, वो एक आप ऐसा कह सकते हो कि एक रेगुलर काम है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग तो एक रेगुलर काम है जो सारे एसएससी का होता है। ठीक है, अच्छा प्रोसेसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स मैंने आपको बता दिए कि भाई अर्थमेटिकल एरर ठीक हो सकता है, या फिर लॉस वॉस डिसअलाउंस हो सकता है अगर आपने आरओआई ड्यूरेट के बाद फाइल करी है, या फिर टैक्स और रिपोर्ट के अंदर टैक्स रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो एक बार प्रोसेसिंग हो गई, एक बार प्रोसेसिंग हो गई तो उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, बेसिकली उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर सकता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्क्रूटनाइज करना चाहता हूँ तेरी आरओआई को। लेकिन टाइम लिमिट देखना, मैंने आपको बताया टाइम लिमिट क्या है कि भाई नोटिस इशू हो जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द आरओआई वाज फाइल्ड। अब लेकिन मैं आपको एक ट्विस्ट बता देता हूँ, इधर क्या है, इधर एक वर्ड दे रखा है सर्व्ड, मतलब बेसिकली आपको जो है नोटिस मिल जाना चाहिए। तो दो चीजें होती है, एक तो होता है इशू और एक होता है सर्व। तो फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट अगर नोटिस इशू करता है कौन सी डेट को, 1/1/2024 को, और आपको मिलता है कब, 4/4/1/2024 को। ठीक है, तो ये तो हो गई इशू डेट और ये हो गई सर्व की डेट। तो इधर वर्ड दे रखा है सर्व कि भाई बेसिकली आपको जो है नोटिस मिल जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द आरओआई वाज इशूड। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए AO is required to serve notice under 143 subsection 2 मैंडेटरीली फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। तो अगर उसको स्क्रूटनी असेसमेंट करना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देना पड़ेगा किसको, एसएससी को। और किस बात को नोटिस देगा कि भाई देख मैं तेरा स्क्रूटनी असेसमेंट करना चाहता हूँ, तू रिप्लाई दे दे मेरी ये डाउट्स है, तू रिप्लाई दे दे इसका। तो एओ इज रिक्वायर्ड टू सर्व नोटिस, उसको जो है नोटिस इशू करना पड़ेगा अंडर 143 सबसेक्शन 2, मैंडेटरी है। नोटिस इशू करे बिना वो स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं कर सकता। फिर मैंने आपको बताया कि भाई नोटिस सर्व हो जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द आरओआई वाज फाइल्ड। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो बेसिकली आप असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, स्क्रूटनी कर ली, अब वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। देखो क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन मटेरियल एविडेंसेस फर्निश्ड बाय द एसएससी। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, नोटिस इशू करा था किसको, 143 सबसेक्शन 2 में एसएससी को। एसएससी ने क्या करा, रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो एसएससी ने बेसिकली क्या करा, इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी, एविडेंस सबमिट कर दिए। तो क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन मटेरियल एविडेंसेस फर्निश्ड बाय द एसएससी इन रिस्पांस टू द नोटिस अंडर 143 सबसेक्शन 2, एओ क्या करेगा, डिटरमिन करेगा इनकम या लॉस ऑफ द एसएससी अलॉन्ग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल या रिफंडेबल। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। तो एसएससी ने क्या करा, बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे दी, अब एओ क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इनकम या फिर टैक्स को क्या करेगा,
डिटरमिन करेगा और अकॉर्डिंगली बता देगा कि भाई तेरे को इतना टैक्स पे करना है या फिर तेरा रिफंड इतना बनता है। अब एक और चीज समझना, टाइम बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, आप जो है स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास कर सकते हो। सो ऑर्डर शैल बी पास विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब एग्जांपल से देख लेते हैं, मेरा प्रीवियस ईयर चला था, मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है फॉर एग्जांपल 2023-24, ठीक है 2023-24। मुझे एक चीज बताओ कि जो एसएससी है, ये एसएससी है, एसएससी ने क्या करा, एसएससी ने अपनी आरओई फाइल कब करी है, एग्जांपल लेते हैं अपन, एसएससी ने अपनी आरओई फाइल करी है 31 अक्टूबर 2024 को। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, अगर एसेसिंग ऑफिसर को, अगर एसेसिंग ऑफिसर को 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस इशू करना है तो कब तक इशू कर सकता है वो, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस, इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम वाज फाइल्ड, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई अगर 143 सबसेक्शन 2 में अगर एसेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करना है कब तक कर सकता है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द आरओआई वाज फाइल्ड। अब मुझे बताओ कि भाई आरओआई कौन से फाइनेंशियल में फाइल हुई थी, 31/10/2024, इसके एंड पे आ जाओ, एंड क्या होगा 31/3/2025, इसके विद इन 3 मंथ्स के विद इन 3 मंथ्स के अंदर नोटिस इशू हो जाना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको ट्विस्ट बताया था कि भाई सर्व भी हो जाना चाहिए, मतलब इस दौरान आपको जो है नोटिस बेसिकली सर्व हो जाना चाहिए। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर ऑर्डर कब तक पास होगा, तो देखो क्या दे रखा है, ऑर्डर पास हो सकता है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब मुझे बताओ कि भाई असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है, 31/3/2025 को, इसका एंड क्या है 31/3/2026 तक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। आगे बढ़े। अब देखना, आपने जो है चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पढ़ रखा हो जो सेक्शन 10-11 में एग्जामेशन लेता है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी कि कोई ट्रस्ट अगर सेक्शन 11 में क्या है, कोई ट्रस्ट अगर सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड है तो उसकी जो भी इनकम होती है, वो एग्जाम कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन सरकार ने लॉ बनाया कि अगर असेसिंग ऑफिसर 143 सबसेक्शन 3 में 143 सबसेक्शन 3 में सेक्शन 10 और 11 के एग्जामेशन नहीं देना चाहता, तो मैंने आपको बताया एक ट्रस्ट है जो सेक्शन 11 के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है, उसकी इनकम आई फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ रुपए उसने पूरा एग्जामेशन क्लेम कर लिया, ठीक है। तो जो भी उधर कंडीशन होती है उसने सेटिस्फाई करा उधर और 1 करोड़ का एग्जामेशन क्लेम कर लिया। 143 सबसेक्शन 3 के अंदर एओ ने क्या करा, इसका रेगुलर असेसमेंट करा, और एओ क्या बोलता है, एओ बोलता है कि भाई इसकी इनकम 1 करोड़ होनी चाहिए, हम इसको 1 करोड़ का एग्जामेशन नहीं देना चाहते। तो सरकार ने ये कहा कि अगर असेसिंग ऑफिसर 143 सबसेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के एग्जामेशन नहीं देना चाहता तो उसको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले उसको जो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, को क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो ट्रस्ट होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, अपना रजिस्ट्रेशन लेने से पहले अप्रूवल लेते हैं किसका, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को 143 सबसेक्शन 3 के अंदर एग्जामेशन नहीं देना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट ने कौन सी कंडीशन वॉलेट करी है। फिर नंबर 2, वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को बोलेगा कि भाई देखो इसने ये वॉलेशन करी है, आप इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। और जब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, उसी के बाद जाके बेसिकली वो क्या कर सकता है, एग्जामेशन डिसअलाउ कर देगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊं, देखो लॉजिक सिंपल सा ये है कि जो ट्रस्ट है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो रजिस्टर होते हैं किसका अप्रूवल लेते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल लेके क्या होते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल लेके रजिस्टर कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कहा था कि भाई आप सेक्शन 10 और 11 के एग्जामेशन ले सकते हो। अच्छा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जूनियर अथॉरिटी कौन होती है, एओ होती है। एओ चला के 143 सबसेक्शन 3 में एग्जामेशन डिसअलाउ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि परमिशन किसने दी है, उसकी सुपीरियर अथॉरिटी ने दी है। तो बेसिकली अगर एओ को क्या करना है, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के एग्जामेशन को डिसअलाउ करना है, तो सबसे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सबसे पहले कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी जिसने अप्रूवल दिया था। लॉजिक समझ में आया। तो बेसिकली अब अपना एग्जांपल हो गया, सॉरी अपना टॉपिक हो गया 143 सबसेक्शन 3 में स्क्रूटनी असेसमेंट का। आगे बढ़े। अब मैंने आपको बताया बेस्ट जजमेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा था, याद करो। मैंने आपको बताया था कि भाई आपको जो है क्या करना था, आपको जो है रिटर्न फाइल करनी थी, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, क्या हो जाएगा, बेस्ट जजमेंट हो जाएगा। आपको जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी, आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, क्या हो जाएगा, बेस्ट जजमेंट हो जाएगा। देखो वही दे रखा है। और मैंने आपको बेस्ट जजमेंट का मतलब भी बताया था, BJA। असेसिंग ऑफिसर क्या कर देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। कब, जब आपने जो है 142 सबसेक्शन 1 में नोटिस को कंप्लाई नहीं करा।
या फिर आपने ऑडिट नहीं कराई, आपने ऑडिट या इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं कराया, ठीक है, या फिर आपने जो है 143 सबसेक्शन 2 का रिप्लाई नहीं दिया। कौन सा? ये वाला देखो, आपको 142 सबसेक्शन 2, 143 सबसेक्शन 2 में अंदर नोटिस इशू हो रहा था, आपको रिप्लाई देना था, रिप्लाई नहीं देते हो, क्या होगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। आपने अपनी आरओआई फाइल नहीं करी है तो भी क्या हो जाएगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। अगेन वही बात कि भाई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले आपको जो है नोटिस देना पड़ेगा। किसको? एसएससी को। देखो क्या लिखा है, एओ शेल गिव शो कॉज नोटिस गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी। तो असेसिंग ऑफिसर एसएससी को बोलेगा कि देख मैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना चाहता हूँ, तुझे कुछ बोलना है तो तू बोल दे, एक्सेप्ट इन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बोले तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा अगर उसको इधर 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 BJA करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। अगर फेलियर टू कंप्लाई नोटिस अंडर 142 सबसेक्शन 1, उसको नोटिस इशू करा गया था कि भाई तू रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर, और उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी, तो हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए। अच्छा एक और चीज समझना, ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है ना, ये हमेशा डिपार्टमेंट के फेवर में होता है। तो देखो क्या रखा है, नो रिफंड कैन बी ग्रांटेड अंडर 144। सेक्शन 144 इज फॉर द डिपार्टमेंट, इज फॉर द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट ओनली। मतलब बेसिकली जो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है ये किसके फेवर में होगा? सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के फेवर में हो गया। मतलब इससे एसएससी का जो इनकम है वो कम नहीं हो सकता, इससे एसएससी का टैक्स कम नहीं हो सकता, इससे एसएससी का रिफंड बढ़ नहीं सकता। तो नो रिफंड कैन बी ग्रांटेड अंडर 144। 144 इज फॉर द फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब बेसिकली ये डिपार्टमेंट के फेवर में ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट देखो वही है 12। आपको जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास करना है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अच्छा एक और चीज समझना, इन फॉलोइंग केसेस में भी जो है BJA हो सकता है। अगर EO को लगता है कि भाई आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्ट नहीं है, या फिर आपने ICDS को फॉलो नहीं करा है, या फिर करेक्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग वाज नॉट रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएससी, तो इन केसेस में भी क्या हो सकता है? BJA हो सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ध्यान रखना ये सारी टाइम लिमिट्स काम की है। 143 सबसेक्शन 2 के अंदर नोटिस कब तक इशू हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ट्विस्ट बताया, इधर ट्विस्ट ध्यान रखना, थर्ड वाला पॉइंट है इधर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इशू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इशू अपनी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 143 सबसेक्शन 2 में क्या वर्ड है, सर्व होना चाहिए। अच्छा इसका ऑर्डर कब तक पास हो सकता है वो ध्यान रखना है। फिर 144 कब कब हो सकता है, उसके बाद उसका ऑर्डर कब तक पास हो सकता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो ये पॉइंट क्या दे रखा है, पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शंस इन सर्टेन केसेस। जेसी का मतलब है जॉइंट कमिश्नर, जेसी का मतलब क्या है? जॉइंट कमिश्नर। अब देखो असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का स्क्रूटनी खोल दिया कि भाई हम क्या करेंगे, तेरी बैंड बजाएंगे। हम चेक करना चाहते हैं कि भाई जो तूने आरओ में सब कुछ फाइल कराया कि नहीं कराया, जो आरओ में तूने सब कुछ फाइल कराया कि नहीं कराया, जो तूने फाइल कराया वो सही है कि नहीं है। अब असेसिंग ऑफिसर एसएससी को बोलता है कि देख अपने काम करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, तू मुझे रिश्वत दे दे, तू मुझे रिश्वत दे दे, मैं तेरा जो स्क्रूटनी असेसमेंट वो क्या कर दूंगा, वो बेसिकली माफ कर दूंगा तेरा, मतलब मैं तेरा स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं करूंगा। तो अगर 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 असेसिंग ऑफिसर एसएससी को बोलता है किस बात के लिए, रिश्वत के लिए, और एसएससी बोलता है कि भाई मैं रिश्वत क्यों दूं, मैंने जो भी आरओ में दिखा रखा है वो सब कुछ सही दिखा रखा है, तू चुपचाप बैठ के अपना स्क्रूटनी असेसमेंट कर, तुझे कुछ गलत मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एसएससी के पास क्या ऑप्शन है, तो एसएससी जो है जॉइंट कमिश्नर के पास जा सकता है, मतलब एसएसिंग ऑफिसर की सुपीरियर अथॉरिटी के पास जा सकता है, और सुपीरियर अथॉरिटी को क्या बोल सकता है? बोल सकता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जॉइंट कमिश्नर आपका ये पिल्ला, आपका जो असेसिंग ऑफिसर है ये क्या कर रहा है, ये मुझसे रिश्वत मांग रहा है, आप इसको डायरेक्शन दो कि भाई चुपचाप अपना काम करे। क्या बताया मैंने आपको कि भाई अगर एसएससी परेशान है किससे, असेसिंग ऑफिसर से, तो वो जॉइंट कमिश्नर के पास जा सकता है और बोल सकता है कि देखो आपका पिल्ला मुझे परेशान कर रहा है, इसको समझा लो। तो देखो क्या देखा है, जॉइंट कमिश्नर में ऑन इज ओन मोशन, और उसको खुद से लगता है कि भाई जो असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी के साथ गलत कर रहा है, या फिर ऑन अ रेफरेंस बाय एओ, या ऑन द एप्लीकेशन बाय द एसएससी, या तो एप्लीकेशन किसने दी, एसएससी ने दी, या फिर एओ ने एप्लीकेशन दी। किस बात की एओ ने एप्लीकेशन दी कि भाई देखो ये जो एसएससी ने कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो जॉइंट कमिश्नर क्या कर सकता है, जॉइंट कमिश्नर बेसिकली डायरेक्शन इशू कर सकता है एज इट थिंक्स फिट फॉर द गाइडेंस ऑफ एओ, ठीक है। तो बेसिकली जॉइंट कमिश्नर क्या करेगा, डायरेक्शन इशू करेगा टू द एओ टू अनेबल हिम टू कंप्लीट द असेसमेंट एंड सच डायरेक्शन शैल बी बाइंडिंग ऑन द एओ। तो जॉइंट कमिश्नर ने बोल दिया, वही एसेसिंग ऑफिसर को फॉलो करना पड़ेगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक और चीज क्या दे रखी है, अगर जॉइंट कमिश्नर कोई ऐसी डायरेक्शन देना चाहता है जो क्या है, प्री जुडिशियल टू एसएससी है, मतलब एसएससी के फेवर में नहीं है, तो एसएससी को क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अच्छा जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि भाई, जॉइंट कमिश्नर ने एओ को कहा कि भाई तू ये वाले स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर, ये वाले फॉलो स्टेप्स को फॉलो करके असेसमेंट कर ले, ठीक है। तो जॉइंट कमिश्नर ने क्या करा, बेसिकली एक पेज निकाला और पेज में कहा कि भाई एओ तू ये वाले स्टेप्स को फॉलो कर और फिर असेसमेंट कर। तो देखो क्या देखा है, हाउएवर डायरेक्शंस गिवन एज टू द लाइंस ऑन विच द इन्वेस्टिगेशन इज टू बी मेड शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज प्रीजुडिशियल टू द एसएससी। मतलब अगर जॉइंट कमिश्नर एओ को क्या बोलता है कि भाई तू ये वाले स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर, इन्वेस्टिगेशन कर,
तो उस केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर देने की जरूरत नहीं है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, तो देखो अपन एक नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है फेसलेस असेसमेंट। देखो मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या होता था कि पहले जो असेसिंग ऑफिसर था वो क्या करता था, एसएससी से ब्राइब मांगता था, रिश्वत मांग लेता था। अच्छा, सरकार ने करप्शन को हटाने के लिए सरकार ने क्या करा, एक असेसमेंट सेंटर बनाया जिसको अपन कहते हैं नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भाई अभी इधर इधर एसएससी है, एसएससी के जो भी कम्युनिकेशन होंगे ना वो किससे होंगे, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से होंगे। मतलब बेसिकली सरकार ने क्या करा, एक फेसलेस असेसमेंट सेंटर बताया कि भाई जहाँ पर इसके अंदर 4 यूनिट्स है। एक यूनिट कौन सी है, असेसमेंट यूनिट है, जो क्या करेगी, असेस करेगी किसको, आरओआई को। एक वेरिफिकेशन यूनिट है जो बेसिकली क्या करेगी, बेसिकली आरओआई में कुछ चीज़ वेरीफाई करनी तो वेरीफाई करेगी। एक टेक्निकल यूनिट बनाई जो क्या करेगी, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और एक रिव्यू यूनिट बनाई जो क्या करेगी, रिव्यू का फंक्शन परफॉर्म करेगी। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने करप्शन को खत्म करने के लिए एक फेसलेस असेसमेंट सेंटर बनाया जिससे कि जो भी असेसमेंट है, ठीक है, वो फेसलेसली हो। एंड जिसका मतलब क्या है कि भाई जो भी असेसमेंट कर रहा है, जो वेरिफिकेशन कर रहा है, जो टेक्निकल काम कर रहा है, फिर जो रिव्यू कर रहा है, वो एसएससी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके रिश्वत ना मांग सके। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में 4 यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, देखो कि भाई सबसे पहले ये जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, ये असेसमेंट यूनिट को क्या करेगा, एसएससी का केस असाइन करेगा। बोलेगा कि भाई तू क्या कर, इसका असेसमेंट कर। देखो नफाक, इसको अपन क्या बोलेंगे, नफाक। नफाक इंटीमेट करेगा एसएससी को दैट द असेसमेंट इन इस केस वुड बी कंप्लीटेड एज पर दिस सेक्शन। तो सबसे पहले नफाक क्या करेगा, एसएससी को बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई देख तेरा हम असेसमेंट जो है 144 बी के अंदर फेसलेसली करना चाहते हैं। तो पहले एसएससी को हमने बताया कि भाई हम जो है फेसलेस असेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड सर्व नोटिस टू द एसएससी, हमने क्या करा, एसएससी को नोटिस दे दिया। एसएससी क्या करेगा, रिस्पॉन्स फाइल करेगा टू द नोटिस विद इन द डेट स्पेसिफाइड देयर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले नफाक ने क्या करा, एसएससी को नोटिस इशू करा कि भाई हम तेरा असेसमेंट फेसलेसली करना चाहते हैं। उसने क्या करा, बेसिकली नोटिस का रिप्लाई करा। हाँ जी, तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि भाई जो नफाक है उसने एसएससी को नोटिस दिया, एसएससी ने रिप्लाई करा। अब नफाक क्या करेगा, बेसिकली जो असेसमेंट है वो किसको दे देगा, ईयू को दे देगा। अच्छा, ये जो असेसमेंट यूनिट है ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं जयपुर का एसएससी हूँ, तो मेरा जो असेसमेंट है वो किसके पास जा सकता है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु की असेसमेंट यूनिट के पास जा सकता है। देखो क्या रखा है, नफाक शेल असाइन द केस टू द स्पेसिफिक एयू थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भाई जो एसएससी का असेसमेंट है वो एक असेसमेंट यूनिट के पास जाएगा। अच्छा, असेसमेंट यूनिट का काम क्या है, असेसमेंट यूनिट का काम ये है कि बेसिकली वो असेस करेगा कि भाई जो एसएससी ने सब कुछ आरओ में फाइल करा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई सबसे पहले इसने नोटिस इशू करा एसएससी को, एसएससी ने क्या करा, नफाक को बेसिकली रिप्लाई करा। अब नफाक क्या कर रहा है, बेसिकली नफाक जो है, नफाक ने असेसमेंट किसको दे दिया, असेसमेंट यूनिट को दे दिया। अच्छा, अब देखो मैंने आपको क्विकली क्या बताया कि भाई इसने नोटिस इशू करा एसएससी को, एसएससी ने रिप्लाई करा, इसने असेसमेंट दे दिया असेसमेंट यूनिट को। अब असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, बेसिकली असेसमेंट करेगा। अच्छा, असेसमेंट यूनिट को असेसमेंट के लिए अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो नफाक को बोलेगा कि भाई एसएससी से और इन्फॉर्मेशन मंगाओ। असेसमेंट यूनिट को अगर कुछ चीज़ वेरीफाई करानी होगी तो वो नफाक को बोलेगा कि भाई वेरिफिकेशन यूनिट से वेरीफाई कराओ। अगर असेसमेंट यूनिट को कुछ टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होगी तो वो नफाक को बोलेगा कि भाई टेक्निकल असिस्टेंस मुझे दिलवाओ। तो मतलब बेसिकली जो 4 यूनिट्स है ना, ये एक दूसरे में बातें नहीं करती। किसके थ्रू बातें करेगी, नफाक के थ्रू बातें करेगी। अच्छा, असेसमेंट यूनिट एसएससी से डायरेक्ट बात नहीं करेगी, किसके थ्रू बात करेगी, नफाक के थ्रू बात करेगी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमने करप्शन को कम करने के लिए ये कहा कि भाई इन लोगों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एसएससी के साथ नहीं होगा और इन लोगों का खुद में भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा एक दूसरे के साथ। जो भी कम्युनिकेशन होंगे सबके सब नफाक के थ्रू होंगे और इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। अब देखो क्या दे रखा है, ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन नफाक एंड सारी यूनिट्स या फिर एसएससी या फिर कोई भी अदर पर्सन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली मोड से ही करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई जो एयू है मतलब असेसमेंट यूनिट है, इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है किससे, इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है एसएससी से। उस केस में नफाक क्या करेगा, एसएससी को बोलेगा कि भाई इन्फॉर्मेशन ला के दे दो। अच्छा, एयू बोल सकता है कि भाई मुझे वेरिफिकेशन कराना है कुछ, एयू क्या बोल सकता है कि भाई मुझे वेरिफिकेशन कराना है नफाक को। नफाक क्या करेगा, वेरिफिकेशन यूनिट को बोलेगा कि भाई वेरिफिकेशन करके मुझे दो, मैं क्या करूंगा, एयू को दे दूंगा। तो क्या करेगा, देखो नफाक विल असाइन एनी वेरिफिकेशन यूनिट। अच्छा, एयू बोल सकता है कि भाई मुझे टेक्निकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली नफाक क्या करेगा, नफाक जो है किसी टेक्निकल असिस्टेंस को पकड़ के लाएगा और बोलेगा टेक्निकल असिस्टेंस दो, जो भी रिपोर्ट है मुझे दो, मैं किसको दे दूंगा, एयू को दे दूंगा। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड एविडेंस, एयू बोले तो असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, डिटरमिन करेगा वेरिएशन इन द एसएससी का इनकम एंड फॉरवर्ड टू द नफाक। तो बेसिकली इसने क्या करा, असेसमेंट यूनिट ने असेसमेंट कर दिया, किसको देगा, नफाक को देगा। इसके बाद क्या होगा देखो, अच्छा इसके बाद देखो क्या होगा, नफाक विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर टू द एसएससी अगर वेरिएशन इज हार्मफुल टू द एसएससी। नफाक में असाइन सच वेरिएशन टू द
रिव्यू यूनिट, अब देखो क्या हुआ कि भाई असेसमेंट यूनिट ने असेसमेंट कर दिया, नफाक को दिया कि भाई एसएससी को दे दो। ये क्या करेगा, एसएससी को बोलेगा कि भाई देख हमने तेरी इनकम इतने से बढ़ाई है, तो तुझे बोलने का मौका देते हैं, तुझे अगर कुछ जस्टिफिकेशन है दे दे, ठीक है। तो असेसमेंट यूनिट ने क्या करा, असेसमेंट किसको दे दिया, नफाक को दे दिया। नफाक क्या कर सकता है, एसएससी को बोल सकता है कि भाई देख हमने तेरी इनकम इतनी बढ़ाई है। अच्छा, नफाक चाहे तो किसको दे सकता है, रिव्यू यूनिट को दे सकता है। रिव्यू यूनिट का काम क्या होगा कि भाई जो भी असेसमेंट यूनिट ने काम करा है उसको वो पूरा रिव्यू करके देगा। ये बात समझ में आई। तो असेसमेंट यूनिट का काम क्या होगा, उसने नफाक को दे दिया। नफाक का काम क्या है कि भाई वो तो या तो एसएससी को बता देगी या फिर वो रिव्यू करने के लिए रिव्यू यूनिट को दे देगी। अच्छा, रिव्यू यूनिट क्या करेगा, जो भी असेसमेंट यूनिट ने काम करा है उसको रिव्यू करेगा। अच्छा, रिव्यू यूनिट की रिपोर्ट किसके पास जाएगी, नफाक के पास जाएगी। फिर नफाक क्या करेगा, बेसिकली असेसमेंट यूनिट को वापस बता देगा कि भाई देख रिव्यू यूनिट ने हमें ये चीजें कमी बताई है तो इसको सुधार के मुझे वापस दे। फिर नफाक क्या करेगा, एसएससी से कम्युनिकेट कर देगा। तो देखो क्या दे रखा है, नफाक में असाइन सच वेरिएशन फॉर रिव्यू टू एनी रिव्यू यूनिट। फिर देखो क्या दे रखा है, एओ सॉरी एयू टिल आफ्टर कंसीडरिंग सच रिव्यू रिपोर्ट। एयू क्या कर रहा है, रिव्यू रिपोर्ट को कंसीडर करके ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और किसको दे देगा, नफाक को दे देगा। फिर नफाक किसको दे देगा, नफाक शेल पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड इट टू एसएससी। देखो क्या दे रखा है कि भाई नफाक क्या करेगा, कन्वे करेगा टू एयू टू पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। नफाक ने बोला कि भाई तू फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दे, और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर फिर नफाक किसको दे देगा, एसएससी को दे देगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई करप्शन को कर्व करने के लिए हमने जो है नेशनल फीसलेस असेसमेंट सेंटर बनाया, नेशनल फीस में असेसमेंट सेंटर बनाया। एंड जो भी कम्युनिकेशन होगी वो नफाक के थ्रू ही होगी इन यूनिट्स में, और इन यूनिट्स की किससे, एसएससी से। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अपना ये फेसलेस असेसमेंट 144 भी आसानी से हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना, 4 यूनिट होती है, असेसमेंट, वेरिफिकेशन, टेक्निकल और रिव्यू यूनिट्स। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या रखा है कि भाई पर्सनल हियरिंग नॉट अलाउड इन नफाक। तो नफाक के केस में मैंने आपको बताया फीसलेस है, मतलब पर्सनल हियरिंग नहीं पॉसिबल है। लेकिन नफाक क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है पर्सनल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन स्पेसिफिक केसेस। तो अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस में ज्यादा जरूरत है तो नफाक अलाउ कर सकता है पर्सनल हियरिंग, लेकिन किससे होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया 144 बी के अंदर क्या हो रहा है, फेसलेस असेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई फेसलेसली हो रहा है, कोई भी एक दूसरे को देखा नहीं है। लेकिन नफाक चाहे तो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है केस को किसको, जुरिस्डिक्शनल एओ को विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सिविलिटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अप्रूवल लेके बेसिकली नफाक क्या कर सकता है, जुडिशियल एओ को, जुरिस्डिक्शनल एओ को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, जुरिस्डिक्शनल एओ क्या करेगा, वही नॉर्मल वाला जो असेसमेंट है वो करेगा। अच्छा, ये फेसलेस नहीं होगा। तो नफाक चाहे तो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है केस को टू जुरिस्डिक्शनल एओ विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीबीडीटी। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने असेसमेंट का लास्ट टॉपिक है रेफरेंस टू डीआरपी। क्या मतलब है, देखो हमने एक चीज देखी है कि भाई ये एसएससी है, ये एओ है। एओ क्या कर सकता है, रेगुलर असेसमेंट करके अपना ऑर्डर पास कर सकता है और किसको चेप देगा, एसएससी को दे देगा। लेकिन सरकार ने कहा कि दो एलिजिबल एसएससी के केस में, दो एलिजिबल एसएससी के केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है बेसिकली रिजोल्यूशन को एक्सपीडियसली रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉरी डिस्प्यूट्स को एक्सपीडियसली रिजॉल्व करना चाहते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये एसएससी है, ये असेसिंग ऑफिसर है, इसने ऑर्डर पास करा, एसएससी को पसंद नहीं आया, ये क्या करेगा, अपील फाइल करेगा। अपन आगे वाले चैप्टर में जाके देखेंगे अपील किसको फाइल होगी, सीआईटी अपील को फाइल होगी। फिर आईटेट में जाएगा ऑर्डर, फिर कहाँ जाएगा बेसिकली ऑर्डर, हाई कोर्ट के पास जाएगा, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो बेसिकली सरकार ने कहा कि भाई इन दो एलिजिबल एसएससी के केस में हम चाहते हैं कि भाई अपील कम से कम हो, हम चाहते हैं कि भाई अपील कम से कम हो। तो उस केस में जब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अपना ऑर्डर किसको देगा, एसएससी को देगा। तो पास करने से पहले, ऑर्डर को पास करने से पहले वो क्या करेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर देगा, किसको, एसएससी को देगा। अच्छा, अब एसएससी क्या कर सकता है वो अपन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई एलिजिबल एसएससी कौन है, पहले अपन वो देख लेते हैं। एक तो है नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, या फिर कोई भी पर्सन जिसकी जिसकी इनकम जिसकी इनकम जिसकी इनकम ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से बड़ी है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने आपको बताया, रिवीजन देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तो किसी भी की इनकम टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग केस की वजह से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एनी पर्सन रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग केस अगर वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू टीपीओ का ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया कि भाई एलिजिबल एसएससी के केस में असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करने से पहले सबसे पहले ड्राफ्ट ऑर्डर किसको देगा, एलिजिबल एसएससी को देगा। तो बेसिकली सबसे पहले एओ ने क्या करा, ऑर्डर फाइनल पास नहीं करा, सबसे पहले ऑर्डर किसको दिया, एलिजिबल एसएससी को दिया। अब एलिजिबल एसएससी क्या करेगा, एलिजिबल एसएससी को ड्राफ्ट ऑर्डर मिल गया है। अगर एलिजिबल एसएससी को लगता है कि भाई सब कुछ सही है, जो भी सब कुछ सही है, तो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा सब कुछ सही है। अगर एसएससी को लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है बेसिकली, सॉरी उसके पास एक ऑप्शन है, वो क्या करेगा, डीआरपी के पास चला जाएगा। अच्छा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास चला जाएगा और बोलेगा कि भाई देखो एओ ने मुझे ये ड्राफ्ट ऑर्डर दिया है, मुझे लगता है इसमें ये गड़बड़ी है। तो क्या दे रखा है, एसएससी शेल विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। उसको ड्राफ्ट ऑर्डर मिल गया, वो या तो एक्सेप्ट कर लेगा ड्राफ्ट ऑर्डर को, या फिर ऑब्जेक्शन फाइल करेगा डीआरपी को।
ठीक है, तो हमने क्या करा, डीआरपी को ऑब्जेक्शन फाइल करी और ये कहा कि भाई देखो इसमें असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर में पास कर रखा है, ड्राफ्ट ऑर्डर में जो बातें दे रखी है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा किसको, डीआरपी को, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को। अच्छा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल क्या होता है, अ पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। तो अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर किसको दिया, एलिजिबल एसएससी को दिया। एलिजिबल एसएससी के पास दो ऑप्शन है, क्या, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर क्या करे, ऑब्जेक्शन फाइल कर दे डीआरपी को। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो डीआरपी को हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, डीआरपी क्या करेगा, कंफर्म करेगा, रिड्यूस करेगा, इनास करेगा वेरिएशंस ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर। तो ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे वो ये कह सकता है कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर में दे रखा है वो सबको सही है, या फिर वो क्या कर सकता है, जो ड्राफ्ट ऑर्डर में दे रखा है उसको कम कर देगा या फिर इनास कर देगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, डीआरपी कैन नॉट सेट असाइड वेरिएशंस फॉर फर्दर इंक्वायरी। मतलब बेसिकली डीआरपी को ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, डीआरपी को ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। किस बात का ऑर्डर, कंफर्म करने का, रिड्यूस करने का, इनास करने का। वो ये नहीं कह सकता कि भाई एओ तो वापस फर्दर इंक्वायरी करके लेके आ। तो हमने कहा कि भाई हम एक्सपीडियसली क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं डिस्प्यूट को। तो डीआरपी को हमने ये कह दिया कि भाई तू एओ को फर्दर इंक्वायरी के लिए नहीं बोल सकता, तुझे ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, या तो तू उसके ऑर्डर को कंफर्म कर या उसके ऑर्डर को रिड्यूस कर या फिर इनास कर दे। अच्छा, डीआरपी को कब तक ऑर्डर पास करना है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द एसएससी। तो डीआरपी कब तक ऑर्डर पास कर सकता है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द एसएससी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डीआरपी ने क्या करा, ऑर्डर पास कर दिया। तो डीआरपी ने ऑर्डर पास कर दिया, डीआरपी ने क्या करा, अपना ऑर्डर एओ को दे दिया। अब एओ क्या करेगा, डीआरपी के ऑर्डर के बेसिस पे असेसमेंट को कंप्लीट करेगा। तो एओ विल कंप्लीट द असेसमेंट एज पर डीआरपी का ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज रिसीव्ड। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा देखो मैंने आपको बताया ना, डीआरपी ऑर्डर पास करेगा, किस बात का ऑर्डर, कंफर्म करने का, रिड्यूस करने का, इनास करने का। अच्छा तो डीआरपी ऑर्डर क्या क्या कंसिडर करेगा, वो ड्राफ्टर को कंसिडर करेगा, एससी ने जो ऑब्जेक्शन फाइल कराया उसको कंसिडर करेगा, एसएससी के एविडेंस को, बाकी अदर एविडेंसेस को कंसिडर करके अपना ऑर्डर पास करेगा। अच्छा एक और चीज देखना, डायरेक्शंस इशूड बाय डीआरपी क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे एओ पे। जो भी डीआरपी ने ऑर्डर दिया है उसको एओ को फॉलो करना पड़ेगा, एओ झिकझिक नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एओ ने जब क्या करा था, ड्राफ्ट ऑर्डर दिया था एलिजिबल एसएससी को, अगर एलिजिबल एसएससी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, या फिर विद इन 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं देता है, तो एओ क्या करेगा, अपना ऑर्डर पास कर देगा। तो एओ शेल पास द असेसमेंट ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है, या फिर पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शन एक्सपायर्स। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब एक चीज समझना, एओ ने क्या करा, डीआरपी के ऑर्डर को कंसिडर करते हुए ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा अगर एसएससी को अब कुछ दिक्कत है, तो वो ये जो ऑर्डर है ना, इसकी अपील किसको फाइल करेगा, डायरेक्ट की अपील फाइल करेगा आईटेट को। आईटेट क्या होता है, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल, जो अपन आगे वाले चैप्टर में जाके देखेंगे। तो देखो क्या रखा है, ऑर्डर पास बाय द एओ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी शैल बी डायरेक्टली अपीलेबल बिफोर आईटेट। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई एओ के ऑर्डर पे अपील किसको जाती है, सीआईटी अपील्स को या फिर जेसीआईटी अपील्स को, जेसीआईटी अपील्स को। इसकी अपील किसको जाती है, आईटेट को जाती है, और फिर का अपील किसको जाती है, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अगर एओ ने क्या करा, डीआरपी के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए ऑर्डर पास करा, तो उसकी अपील डायरेक्ट किसको जाएगी, उसकी अपील डायरेक्टली आईटेट को जाएगी। हमने बीच वाला मिडलमैन उड़ा दिया। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एलिजिबल एसएससी है, एलिजिबल एसएससी के केस में सरकार ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि भाई 2 बार वेरिफिकेशन हो, या फिर हम चाहते हैं कि भाई जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो क्या हो, एक्सपीडियसली रिजॉल्व हो। तो एओ एओ क्या करेगा, सबसे पहले ड्राफ्ट ऑर्डर किसको देगा, एसएससी को देगा। अगर एसएससी को कुछ गलत लगता है तो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन फाइल करेगा डीआरपी को, डीआरपी अपना ऑर्डर किसको दे देगा, एओ को दे देगा, फिर एओ डीआरपी के ऑर्डर के बेसिस पे अपना असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, जो अपना एसएससी है उसके पास 2 ऑप्शन है। एओ ने क्या करा, ड्राफ्ट ऑर्डर दिया किसको, एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर दिया एसएससी को। एसएससी के पास 2 ऑप्शन है, एसएससी क्या कर सकता है, या तो डीआरपी को अपील फाइल कर सकता है, ठीक है, डीआरपी को ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, या फिर एसएससी क्या कर सकता है, एसएससी बेसिकली ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करके किसको अपील फाइल कर सकता है, सीआईटी अपील्स को अपील फाइल कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये देखो एसएससी है, एओ ने क्या करा, ड्राफ्ट ऑर्डर दिया किसको, इधर लिख देता हूं डीओ, ड्राफ्ट ऑर्डर दिया एसएससी को। एसएससी के पास 2 ऑप्शन है। एसएससी के पास पहला ऑप्शन क्या है कि भाई वो क्या कर सकता है, डीआरपी को ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अगर डीआरपी को उसने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो क्या होगा, डीआरपी ऑर्डर देगा। अच्छा फिर एओ डीआरपी के ऑर्डर के बेसिस पे ऑर्डर पास करेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा एसएससी के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ड्राफ्ट ऑर्डर अगर एक्सेप्ट कर लिए इसका मतलब ये है कि भाई डीआरपी बीच में आया ही नहीं। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, फिर एसएससी असेसमेंट ऑफिसर, इसके बेसिस पे क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा नॉर्मल। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखो ये रहा, कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसने अपना ऑर्डर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, देखो फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, अगर उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया तो एओ क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा। इसके अंदर बीच में डीआरपी नहीं आया ना, इसके अंदर बीच में डीआरपी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि भाई एओ ने ऑर्डर पास कर दिया।
तो अब एओ क्या कर सकता है, सॉरी अब एसएससी क्या कर सकता है, और अपील फाइल कर सकता है सीआईटी अपील या फिर जेसीआईटी अपील्स को। ध्यान रखना है आपको, एसएससी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या करे ऑब्जेक्शन फाइल कर दे, अगर वो ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता है तो फिर क्या कर सकता है, वो एओ के ऑर्डर पे सीआईटी अपील्स में जा सकता है। इतनी कहानी आपको समझ आ गई। और ये क्या होता है एओ, सीआईटी अपील्स, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये अपील वाले चैप्टर में अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि भाई अपील कैसे फाइल कर सकते हैं, कब फाइल करी जाती है, कितने टाइम लिमिट के अंदर फाइल करी जाती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो वही मैंने आपको बताया ना, एलिजिबल एससी के पास दो ऑप्शन है, या तो ऑब्जेक्शन फाइल कर दो या फिर कुछ भी फाइल ना करके क्या करो बाद में जाके सीआईटी अपील्स को अपील दे देना। तो फाइल ऑब्जेक्शन बिफोर डीआरपी अगेंस्ट द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, या फिर नॉट टू एक्साइज दिस ऑप्शन, बोले तो डीआरपी वाला ऑप्शन एक्साइज ना करके वो क्या कर सकता है, लेटर अपील फाइल कर सकता है, फाइल एन अपील लेटर बिफोर सीआईटी अपील्स अगेंस्ट द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बाय द एओ। ठीक है, तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से बजना, अपना जो असेसमेंट वाला चैप्टर था वो ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। इसके अंदर 3 टॉपिक्स बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक अपना टॉपिक बच रहा है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ठीक है। एक अपना टॉपिक बच रहा है इसके अंदर टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और लास्ट अपना टॉपिक बच रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। तो अपने इसके अंदर 3 टॉपिक्स बच रहे हैं। अच्छा एक टॉपिक अपने मैंने आपको बताया अपडेटेड रिटर्न वाला टॉपिक है, वो अपन टीडीएस टीसीएस के साथ करेंगे जब अपन इंटरेस्ट अंडर 234 एबीसी कर लेंगे। अच्छा ये जो 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक जो है ये जब अपन कल अपील्स का रिवीजन करेंगे, जब अपील्स का रिवीजन करेंगे जब आपको समझाऊंगा, बिकॉज ये जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 वाला असेसमेंट है, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, सर्च एंड सीजर की नॉलेज होनी चाहिए। देखो सर्च की नॉलेज होनी चाहिए, सीजर की नॉलेज होनी चाहिए, रिक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये अपन कल जब अपील्स एंड रिवीजन वाला चैप्टर करेंगे, जब तो करेंगे ही, उसके साथ साथ कल अपन इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड अपील्स एंड रिवीजन छोटे से चैप्टर हैं, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाले चैप्टर में देखेंगे कि सर्च क्या होता है, रिक्वेशन क्या होता है, सर्वे क्या होता है। ठीक है, तो 147 मैंने आपको बता दिया, कल अपन किसके साथ करेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज और अपील का जब रिवीजन करेंगे उसके साथ करेंगे। इसी तरह से टाइम लिमिट्स और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, टाइम लिमिट्स और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट भी अपन कल ही करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वही देखो 254, 263, 264 आ रहा है। अच्छा ये 254 क्या होता है, अपील टू आईटेट, ये क्या हो गया, रिवीजन बाय कमिश्नर, ये भी अपन कल ही समझेंगे। अच्छा ये देखो ये आ गया सर्च आ गया, सीजर आ गया, रिक्वेशन आ गया। तो अनलेस की आपको कल इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड अपील की नॉलेज हो, अपन ये वाला चैप्टर अभी फिलहाल नहीं कर सकते, इसको अपन कल रिवाइज करेंगे जब भी आराम से समझ लेंगे। अगेन रेक्टिफिकेशन मिस्टेक वाला जो टॉपिक है, अगेन जो रेक्टिफिकेशन मिस्टेक वाला टॉपिक है, इसको अपन को कल ही करना पड़ेगा। क्यों कल करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी जो ऑर्डर पास होते हैं, इसके अंदर भी जो ऑर्डर पास होते हैं उसको अपन को क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। अच्छा ऑर्डर कौन कौन से पास हो सकते हैं, तो सीआईटी अपील्स ऑर्डर पास कर सकती है, आईटेट ऑर्डर पास कर सकती है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कमिश्नर रिवीजन, कमिश्नर क्या कर सकता है, रिवीजन करके ऑर्डर पास कर सकता है। ये सारे अपन क्या करेंगे कल जब रिवीजन करेंगे किसका, अपील्स एंड अपील्स का रिवीजन करेंगे और इनकम टैक्स अथॉरिटीज का रिवीजन करेंगे जब करेंगे। तो अपना अपील्स वाला चैप्टर बहुत छोटा सा है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाला चैप्टर भी बहुत छोटा सा ही है। तो ये 3 टॉपिक जो अपने बचे हैं ये अपन कल रिवाइज करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रहा इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाला चैप्टर, ये रहा इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाला चैप्टर, ये रहा छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर अपन देखेंगे सर्च सीजर क्या होता है। देखो ये रहा सर्च एंड सीजर आ गया, इधर ये हो गया सर्च एंड सीजर। इसी तरह से मैंने आपको बताया जब अपन कल अपील्स वाला चैप्टर करेंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अपील, ये रहा। जब अपन अपील्स का चैप्टर करेंगे, जब अपन देखेंगे कि भाई सीआईटी और आई सीआईटी और जेसीआईटी को अपील कब जाती है, फिर आईटेट को अपन कब अपील फाइल करते हैं, देखो ये रहा अपील टू आईटेट, फिर अपन पढ़ेंगे अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील टू हाई कोर्ट, ये रहा अपील टू हाई कोर्ट एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं, अपन को सबसे पहले ये बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके अपने 3 टॉपिक्स हो जाएंगे। कौन कौन से, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट देखा अपन ने, फिर देखा अपन ने टाइम लिमिट्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। ऑलराइट, सो इस वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि भाई रिवीजन आपको पूरा समझ में आ गया क्या।